नमस्कार दोस्तों, एथिक्स सीरीज़ का ये हमारा 4th वीडियो है। लास्ट यानी तीसरे वीडियो में हमने सेकेंड टॉपिक के 50% पोर्शन को कवर किया था और आज की वीडियो में हम सेकेंड टॉपिक के बचे हुए 50 पोर्शन को कवर करेंगे। इसके साथ साथ हम पीवाईक्यू देखेंगे। तो इसमें आज के जो टॉपिक रहने वाले हैं उसमें है नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक और सहमति पैदा करना। अब मेरा एक आयोग से क्वेश्चन है कि यहाँ पर अभिरुचि वर्ड का यूज़ किया गया है, जबकि इंग्लिश के सिलेबस में एटीट्यूड वर्ड का यूज़ किया गया है। तो पहले तो हमें अभिरुचि और एटीट्यूड में अंतर समझना है, फिर इसके बाद थोड़ा सा हम देखेंगे कि पीवाईक्यू में बार बार एटीट्यूड शब्द का यूज़ हो रहा है लेकिन यहाँ अभिरुचि है। अभी आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, अभिरुचि और एटीट्यूड। तो एक ब्लैंक पेज ऐड करते हैं। हाँ, तो दो वर्ड होते हैं, पहली बात समझिए। एक होता है अभिरुचि, दूसरा वर्ड होता है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति के बारे में हमने लास्ट के क्लास में विस्तार से पढ़ा था और आज भी इसी से जुड़े हुए टॉपिक्स पढ़ेंगे। अभिरुचि को ही इंग्लिश में बोलते हैं एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड, और अभिवृत्ति को इंग्लिश में बोलते हैं एटीट्यूड, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अभिरुचि का ही एक दूसरा नाम है, उसको हम बोल देते हैं अभिक्षमता। ठीक है, अभिक्षमता। और अभिवृत्ति का ही एक नाम है जिसको हम बोलते हैं मनोवृत्ति, यानी इंसान की मन की वृत्ति कैसी है, वो कैसा सोचता है। ऑलरेडी इसमें विस्तार में हम डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन अभिरुचि में हमने डिस्कशन नहीं किया है। तो अभिरुचि का जो सीधा सा मतलब है, आप ध्यान करिए कि आपका एक पेपर है सी सेट। सी सेट पेपर की फुल फॉर्म क्या है? सी सेट पेपर की फुल फॉर्म है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। यहाँ पर क्या वर्ड यूज हुआ है? सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। यहाँ एटीट्यूड वर्ड का यूज नहीं हुआ है कि सिविल सर्विसेज एटीट्यूड टेस्ट, नहीं, एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड होता क्या है बेसिकली? तो एप्टीट्यूड की बात करें तो किसी काम को सीखने की, किसी काम में माहिर होने की, या तो फिर जन्मजात क्षमता हो सकती है, या उसे आप कितनी जल्दी सीख जाते हैं। तो अभिरुचि क्या है और एप्टीट्यूड क्या है? बेसिकली आपकी स्किल्स हैं। और जबकि एटीट्यूड के बारे में हमने क्या देखा था कि किसी स्थिति, विचार या व्यक्ति के प्रति आपका नजरिया क्या है, आपका नजरिया पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये चीज़ हमने देखी थी। अब जैसे हम बात करें भारत के महान गणित के क्षेत्र में, तो दो लोगों का नाम हमें याद आता है। एक तो है आपके श्रीनिवास रामानुजन। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था, नंबर थ्योरी के बारे में बहुत सारी बात की है, वो टॉपिक नहीं है हमारा, हम सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर इनको देख रहे हैं। और दूसरे हैं शकुंतला देवी। ठीक है, अब शकुंतला देवी को ही आपका ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता है। तो कहने का मतलब है कि इनके पास या तो फिर जन्मजात स्किल्स रही है जो गणित को इतनी जल्दी सीख पाए हैं, या आपका एक फेमस पेंटिंग है मोनालिसा की। ठीक है, ये ये मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो आपकी बनाई थी लियोनार्डो दा विंची ने। ठीक है, तो इनके पास कला या पेंटिंग के स्किल्स है, इनके पास मैथ का स्किल है। तो ये मैथ का स्किल, कला के स्किल, संगीत का स्किल, नाच गाने का स्किल्स, वो आपका जन्मजात भी हो सकता है या आप उसको कितना जल्दी सीख सकते हैं। तो इन्हीं सब का जो नाम है, या इन्हीं सब को हम लोग अभिरुचि या अभिक्षमता बोलते हैं, एप्टीट्यूड बोलते हैं। और जबकि एटीट्यूड जो वर्ड है वो डिफरेंट वर्ड है। ये एटीट्यूड जो वर्ड है ये डिफरेंट वर्ड है। ठीक है, मान के चलिए अभी सोशल मीडिया में किसी भी इन्फ्लुएंसर को आप ले सकते हैं, एलविश का नाम ले लीजिए। ठीक है, उसके अंदर कंटेंट क्रिएशन की स्किल्स अच्छी है, उसे पता है कि समाज क्या देखना चाह रहा है और मैं उसी तरीके कंटेंट बनाऊं। लेकिन वही बंदा बार बार कभी ड्रग्स, कभी किसी केस में नाम आता है, तो आप, और नाम ना भी आए तो उसकी जो गर्ल्स के प्रति लेकर थिंकिंग है वो कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये भी देखने वाली चीज है। तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि इसकी स्किल्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन हाँ, नो डाउट कंटेंट क्रिएशन के मामले में इसकी स्किल्स अच्छी है। तो ये बेसिकली फर्क है अभिरुचि और अभिवृत्ति का। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आयोग ने यहाँ पर नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि क्यों लिखा है। अगर नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि लिखा है तो प्रश्न में, जो मुख्य परीक्षा हो रही है उसके प्रश्न में अभिरुचि वर्ड यूज करना चाहिए था। अब मैं इसके बारे में पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ, तब आप थोड़ा सा इजीली समझ पाएंगे। तो ये क्वेश्चन है राजनीतिक अभिवृत्ति।
2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा मनोवृत्ति और अभिक्षमता, ठीक है। एक सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है हिंदी मीडियम के साथ में कि हिंदी के लिए न जाने कितने शब्द बने हैं, जबकि इंग्लिश के लिए एक ही है। तो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है या कैंडिडेट है वो इतना कंफ्यूज नहीं होता है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, एप्टीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। तो यहाँ जो एप्टीट्यूड वर्ड यूज किया गया है वो अभिक्षमता के लिए किया गया है और एटीट्यूड मनोवृत्ति के लिए किया गया है, ठीक है। यहाँ जैसे मैंने जो इसका आंसर बनाया है उसमें भी मैंने अभिक्षमता ही लिखा है। फिर इसके बाद नैतिक और राजनीतिक अभिवृत्ति, मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड। तो वापस से सिलेबस में आते हैं। तो जब आपने अपने सिलेबस में इंग्लिश में सिलेबस जब आप लिख रहे थे तब वहाँ एटीट्यूड वर्ड का यूज़ किया है, तो हिंदी में अभिरुचि वर्ड का क्यों यूज़ किया है? खैर हमारा प्रश्न ये नहीं है, हम बस मान के चलते हैं कि हाँ आयोग ने राजनीतिक अभिवृत्ति ही लिखना चाह रहा था। चूंकि यूपीएससी ने अभिरुचि लिख दिया है और पीसीएस ने आंख बंद करके उसे कॉपी कर लिया है, तो पीसीएस के सिलेबस में भी यही है, ठीक है। इसी गलती के बहाने कम से कम हम दो चीज़ें सीख गए, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में अंतर। तो अब हम आते हैं सीधे मुद्दे पर। तो सबसे पहला है मोरल एटीट्यूड यानी नैतिक अभिवृत्ति। क्वेश्चन नैतिक अभिवृत्ति से आ रहा है, इसलिए मैं नैतिक अभिवृत्ति आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर क्वेश्चन नैतिक अभिरुचि से आ रहा होता तो मैं उस पर डिस्कशन करता, ठीक है। तो नैतिक अभिवृत्ति क्या है? नैतिक अभिवृत्ति आप बोल सकते हैं कि वो मानसिक प्रवृत्ति है जो व्यक्ति के नैतिक मूल्यों, सिद्धांतों, सही और गलत के दृष्टिकोण को दर्शाती है। अब देखिए मैं यहाँ पर नैतिक अभिवृत्ति के मामले में कम से कम 25 पॉइंट लिख सकता था, ठीक है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को सोचने के लिए मजबूर करना, आपका ब्रेन को बूस्ट करना कि आप उस लेवल तक सोच सके। तो आपके पास जब भी क्वेश्चन आता है नैतिक क्षेत्र से लिखने के लिए, बस आप अपने ही दिनचर्या को, आपका जो डेली रूटीन है उसको आप इमेजिन कीजिए, ठीक है। मान के चलिए कि आप किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं या आप कोचिंग में मान के चलिए कि आपकी कोई क्लास है, ठीक है। आपका ऑफिस भी 9 बजे है या क्लास की टाइमिंग भी 9 बजे है। तो सबसे पहले आप सुबह उठेंगे। आप जब सुबह उठ रहे हैं तो आप कितना टाइम डिसिप्लिन है आपके अंदर, आप कितना टाइम को फॉलो कर रहे हैं, पहली नैतिक अभिवृत्ति, ठीक है। आपने उठे, आपकी बालकनी में गमले हैं, पौधे लगे हुए हैं, आपका प्रकृति के प्रति कितना प्रेम है, प्रकृति प्रेम या पर्यावरणीय नैतिकता आपके अंदर कितनी है, ये दूसरी नैतिक मूल्य हो गया आपके अंदर। आप उठे, आपने डेली रूटीन के जो काम है वो आपने किए और घर से निकले, आपके दोस्त मिले। आपका एक दोस्त हिंदू समुदाय से, एक दोस्त आपका इस्लाम समुदाय से है और एक दोस्त लड़की भी है। तो आपने ऐसा तो नहीं किया कि आपने हिंदू दोस्त से हाथ मिलाया और जो आपके इस्लाम समुदाय का दोस्त है उससे हाथ नहीं मिलाया, ऐसा तो नहीं करते हैं। तो आपके अंदर बंधुत्व की भावना है और आपने इस लड़की से भी, या आप लड़की हैं तो इस लड़के से भी आपने हाथ मिलाया, तो आपने निष्पक्ष होकर काम किया, ठीक है। इसके बाद आप तीनों दोस्तों ने डिसाइड किया कि अब चाय पीते हैं। आपने चाय की दुकान पर गए, आपने 30 रुपए की चाय पी और 100 रुपए का नोट दिया। ऑलरेडी एग्जाम्पल डिस्कस हो चुका है। दुकानदार को लगा कि आपने 100 का नोट नहीं दिया है, आपने 500 का नोट दिया है और उसने 70 रुपए वापस करने की जगह आपको 470 रुपए वापस कर दिया। आपने बोला दुकानदार को, नहीं जी हमने तो 100 का नोट दिया था, आपने 400 रुपए अतिरिक्त दे दिए हैं। तो यहाँ कौन सी नैतिक मूल्य आ गया आपके अंदर? ईमानदारी, ठीक है। इसके बाद आप क्लास गए। क्लास में, जिस क्लास में आप बैठे हैं वो बगल में बाजू में जो लड़का बैठा है या लड़की बैठी है वो मतलब फालतू में बोले जा रहा है, हाथ पैर हिला रहा है, लेकिन आप अपना दिमाग बहुत परेशान नहीं कर रहे हैं। तो आपके अंदर कौन सा मूल्य आ गया? सहनशीलता, ठीक है, सहिष्णुता, आपका जो दूसरी बाजू में, दूसरी साइड में जो लड़का या लड़की बैठी है, गलती से आपका हाथ लगा और उसकी पानी की बोतल और उसके नोट से सब गिर गए, पानी की बोतल फूट भी गई। तो अब यहाँ आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आप उसकी पानी की बोतल उठाएंगे और आपकी जवाबदेहिता यानी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि आप उसकी पानी की बोतल को न सिर्फ उठाएंगे, टूटी हुई बोतल को उसको वापस भी करेंगे चूंकि आपसे टूटी है, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्लास चल रही है, क्लास में जो आपने टीचर ने आपको पढ़ाया, ठीक है, उसके प्रति आपने कृतज्ञता भी वहाँ
प्रदर्शित की कि आप उसके प्रति कृतज्ञ हो। आप वापस घर आए, ठीक है, आपके पास खाने के लिए दो ऑप्शन थे, शाकाहार या मांसाहार, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, लेकिन आप जीव हत्या नहीं करना चाहते हैं तो आपने शाकाहार को चुना, वेजिटेरियन खाना चुना, यानी जीव के प्रति प्रेम। अब ये जो सारी चीजें हैं, अब इस दिनचर्या को अगर मैं और आगे बढ़ाऊं, अभी तो आपकी केवल 9 से 12 की क्लास खत्म हुई है, अभी तो आपका पूरा दिन बचा है। मैं अगर इस दिनचर्या को आगे बढ़ाता जाऊं तो कम से कम 30 से 35 नैतिक मूल्य यहाँ निकल के आ जाएंगे, और इन्हीं नैतिक मूल्यों को आपको एग्जाम में लिखना है। तो मेरा उद्देश्य यहाँ पर जो है, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि ये नैतिक मूल्यों की लिस्ट बना के आपको दे दूं, जो कि नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, वो इसी वजह से उनका 350 पेज का मटेरियल हो जाता है। मेरा उद्देश्य यहाँ पर ये है कि मटेरियल सिर्फ 60 से 60 पेज का रहे, लेकिन दिमाग आपका 600 पेजों से ज़्यादा चलना चाहिए। तो हम आते हैं, तो हमने देख लिया नैतिक मूल्य कौन से हैं, और यही मूल्य आपकी अभिवृत्ति का माध्यम बनते हैं। तो प्रश्न है कि नैतिक, अगर आपका एटीट्यूड नैतिक है, यानी पर्यावरण को लेकर आपका जो अभिवृत्ति है वो नैतिक है, यानी हमने क्या पढ़ा था कल कि पर्यावरण के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कैब का मॉडल हमने पढ़ा था। कैब मीन्स कॉग्निटिव, यानी आपको पता है पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। अफेक्शन, यानी आप जब अरावली या हसदेव जंगल काटे जाते हैं तो आपको अंदर ही अंदर गुस्सा भी आता है, और अंदर ही अंदर आपको करुणा की भावना भी आती है। और फिर बिहेवियर, यानी आपका कैसा आचरण है। आपने सिर्फ पर्यावरण संरक्षण के बारे में नहीं सोचा, आपको उस पर्यावरण का जो हाश हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, उसके लिए भी आपको गुस्सा आ रहा है, और फिर बिहेवियर में वो चीज़ इनकलकेट होती है। और आज सुबह सुबह रोज आप गमले को पानी दे रहे हैं, आपके बाजू में जो खाली जगह पड़ी है वहाँ आपने वृक्षारोपण भी किया, पेड़ लगाए आपने, तो ये आपकी पर्यावरण की नैतिकता हो गई, और ये अभिवृत्ति हो गई। मतलब बेसिकली पर्यावरणीय अभिवृत्ति, पर्यावरण को देखने का आपका नजरिया। तो इस नजरिए, मतलब जब हम बात करते हैं पर्यावरण से हटके वापस नैतिक अभिवृत्ति पर आते हैं, इस नैतिक अभिवृत्ति में जिसमें ये 30 से 35 चीजें शामिल हैं, जिनमें से सिर्फ मैंने 8-10 की चर्चा की है। तो ये अगर आपके एटीट्यूड में है तो आप क्या फायदा होगा इसका, ठीक है। और यही सवाल आते हैं, कुछ अलग सवाल नहीं आते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन मैं, जब ये सेशन खत्म होगा तो मैं इसके सारे PYQ डिस्कस करूंगा आपके साथ, तब आप देखेंगे कि हाँ कुछ अलग नहीं है। तो अगर आपका नैतिक मोरल एटीट्यूड है तो इसमें आपको फायदे क्या होते हैं, महत्व क्या है इसका महत्व ये है कि नैतिक निर्णय लेने में ये सहायता करता है। आप सही और गलत के बीच में अंतर कर सकते हैं। मान के चलिए कि आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, SP हैं आप, और आपको हिट एंड रन का केस आपको संभालने के लिए मिला है, और बाद में पता चलता है कि वो हिट एंड रन केस में आपका ही सगा भाई शामिल है। तो आप कौन सा नैतिक निर्णय लेंगे? जाहिर सी बात है आप कानून को प्राथमिकता देंगे, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, आप ऑफिस में कितना ईमानदार है, कितना भ्रष्टाचार है। तो ये नैतिक एटीट्यूड है, तो आपको नैतिक निर्णय लेने में सहायक होता है। और इसी बात के लिए सुकरात ने बोला था कि बिना आत्म परीक्षण के जिया गया जीवन जीने के योग्य नहीं होता है। यानी आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं और इसका खुद सेल्फ एग्जामिन नहीं किया तो फिर उस जीवन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। दूसरा महत्व क्या है कि व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा इंटीग्रिटी को सुदृढ़ करता है। सत्यनिष्ठा मतलब आप किसी काम के प्रति कितने कृतज्ञ हैं, कितने जवाबदेही हैं, कितना उत्तरदायित्व आपका बनता है। यानी आपको जाके अगर 10 बजे काम शुरू करना है तो आप 10 बजे के पहले जाके अपना काम शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं होगा कि 10 बजे का आपका ऑफिस है तो आप 11 बजे पहुंचे और जाके आराम से चाय पी रहे हैं और शर्मा जी मिश्रा जी से गप्पे मार रहे हैं, ये नहीं, ठीक है। तो यह व्यक्ति को प्रलोभनों से बचाता है। और इसी के संदर्भ में अरस्तु ने बोला है कि चरित्र ही मनुष्य की वास्तविक संपत्ति है। और आपको इसी प्रकार के कोटेशन PYQ में लिखना है। छोटे से कोटेशन है, थिंकर्स का नाम याद रखना ईजी है आपके लिए। बड़े बड़े कोटेशन इसलिए मैं नहीं यूज़ करता हूँ जिससे कि आप एग्जाम टाइम में ये चीज़ें लिख सकें। तीसरा इसका क्या फ़ायदा है, सामाजिक विश्वास, ठीक है। गांधी जी का ये कोटेशन है, स्वयं में परिवर्तन बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। सामाजिक विश्वास के बाद नैतिक उत्तरदायित्व की भावना, वही नैतिक उत्तरदायित्व, इससे थोड़ा सा ये मतलब ये बात कर रहा है कि नैतिक निर्णय लेने की जब बात आप डिसीजन के लेवल पर आती है, यहाँ पर है उत्तरदायित्व, ठीक है। मतलब आपका ऐसा उत्तरदायित्व, आप ऑफिस में गए हैं और कोई बुजुर्ग महिला आपसे आई है कोई अपना काम कराने, कुछ भी कागजों से रिलेटेड है, तो आपका वहाँ पर उत्तरदायित्व क्या बनता है और आप अपने काम के प्रति कितना उत्तरदायी हैं, ठीक है। तो इसी संदर्भ में इमैनुअल कांट ने बोला है मनुष्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए उत्तरदायी है। तो ये कोटेशन आप याद रखिएगा। फिर मोरल करेज, मतलब आप अपने ऑफिस गए हैं तो आपके क्षेत्र के विधायक या सांसद ने बोला कि नहीं भाई ये काम करना है, आपको ये टेंडर पास करना और ये टेंडर मेरे साले साहब को देना है, ठीक है। तो आप
हंसते हंसते उनको मना कर देते हैं। और इसी संदर्भ में आपने गांधी जी ने बोला है कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए नैतिक साहस आवश्यक है। यानी जब तक आपके अंदर ये नैतिक अभिवृत्ति नहीं है, मोरल एटीट्यूड नहीं है, तो आप उस एमपी या एमएलए को मना नहीं कर सकते, और इसके लिए आपका जरूरी है नैतिक साहस। फिर लोक सेवा और सुशासन का आधार, जाहिर सी बात है, जब ये सारे मूल्य होंगे तो पब्लिक सर्विस गवर्नेंस का एक बहुत अच्छा बेस बनेगा। तो इसी संदर्भ में महात्मा गांधी जी ने बोला है कि लोक सेवक जनता का स्वामी नहीं बल्कि सेवक होता है। तो देखिए सिंपल कोटेशन है, आप इनको याद कर सकते हैं। फिर बात आती है जिस पर मैंने बात की सबसे पहले कि पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या है। पॉलिटिकल एटीट्यूड का सीधा सा मतलब है कि आप किसी राजनीति के किसी आयाम को लेकर या संपूर्ण गोल्या को लेकर, देखिए जैसे कि पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में आपने टाइमली वोट कर रहे हैं, चाहे वो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो, चाहे वो स्टेट के इलेक्शन हो या राष्ट्रीय स्तर के इलेक्शन है। आप अपने पॉलिटिकल लीडर से क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। आप जो घोटाला हो रहा है, मान लो अभी वर्तमान में पेट्रोल में एथेनॉल की बात चल रही है, सभी की गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं, E20 से बात बढ़कर अब E85 और E100 तक जा चुकी है। तो आप सरकार से सवाल पूछते हैं, ठीक है, आपके विधायक ने प्रॉमिस किया था कि मुझे इलेक्शन में जिता दो, मैं आपके गांव की रोड बनवा दूंगा। तो आप उससे सवाल पूछने गए हैं। आपके क्षेत्र के एमपी ने जितने भी वहां निम्न तबके के लोग हैं उनके साथ या उनके हित में काम नहीं कर रहा है, जबकि वो डिजर्व कर रहे हैं। तो जब ये सारी चीजें एक सकारात्मक वे में आपके दिमाग में और आपके नैतिक आचरण में शामिल हो जाती हैं, तो यही आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड बनता है। कुछ पॉलिटिकल एटीट्यूड अलग नहीं है। तब इसको अगर डेफिनेशन के लेवल पर देखें तो लिखा है, राजनीतिक अभिवृत्ति व्यक्ति के राजनीतिक विचारों, शासन नीतियों, लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति दृष्टिकोण को दर्शाती है, वह उसके राजनीतिक व्यवहार का मार्गदर्शन करती है। तो राजनीतिक अभिवृत्ति से क्वेश्चन आते हैं। सेशन के स्टार्टिंग के पहले ही आपको 3-4 सवाल दिखा चुका हूँ कि वहाँ राजनीतिक अभिवृत्ति वर्ड भी यूज किया गया है, वहाँ राजनीतिक अभिरुचि वर्ड नहीं यूज किया गया है, जो कि सिलेबस में यूज किया गया है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो महत्व क्या है इसका? तो सीधा सा बात है कि आपका अगर ये इस गोले को जो मैंने डिस्कस किया कि आपके अंदर पॉलिटिकल एटीट्यूड है, तो आप लोकतंत्र में भागीदारी करेंगे। जब भी चुनाव आएंगे आप वोट डालने जाएंगे। इसी संदर्भ में प्लेटो ने बोला है कि राजनीति में भाग न लेने का दंड यह है कि आप अपने से निकृष्ट लोगों द्वारा शासित होते हैं। मान के चलिए कि अभी इलेक्शन हो रहे हैं, मान लो 2027 में यूपी के इलेक्शन होंगे। अमूमन क्या रहता है कि जो राज्य विधायिका के इलेक्शन होते हैं उसमें 50% 60% के आसपास वोटिंग रहती है, ठीक है, यानी 50 या 40% लोग वोट नहीं कर रहे हैं। अब ये लोग जब वोट नहीं कर रहे हैं, या तो फिर हो सकता है इनके अंदर वो मोटिवेशन नहीं है वोटिंग का, या वो ये मान चुके हैं कि मेरे वोट करने से कुछ नहीं होगा, या ये मान चुके हैं कि जीतना तो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को ही है, ठीक है, इस वजह से ये वोटिंग नहीं हो रही है। तो आप अगर वोट नहीं कर रहे हैं, ये 40 लोग नहीं वोट कर रहे हैं, और वो जो हाईली मोटिवेटेड हैं वही जाके वोट कर रहे हैं, तो हाईली मोटिवेटेड लोग हो सकता है किसी गलत पार्टी को चुन लें। कोई भी पार्टी हो सकती है XYZ, में किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो उसी संदर्भ में प्लेटो ने बोला है, और बहुत सिंपल सा ये कथन है, आप इसको याद कर सकते हैं और अपने कॉपी में लिख सकते हैं। फिर दूसरा क्या है कि पॉलिटिकल एटीट्यूड है तो नागरिक चेतना भी होगी, ठीक है। अगर पॉलिटिकल एटीट्यूड है तो संविधान की भावना को आप मानेंगे। और इसी संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर ने बोला है कि संवैधानिक नैतिकता कोई स्वाभाविक भावना नहीं है, इसे विकसित करना पड़ता है। यानी पॉलिटिकल एटीट्यूड देश की सरकार का यह दायित्व है कि वो जनता में पॉलिटिकल एटीट्यूड, राजनीतिक अभिवृत्ति को विकसित करे, संविधान को सर्वोच्च बनाने की कोशिश करे, वो स्वतंत्रता, बंधुत्व, समानता की भावना की बात करे। समानता यानी लड़का लड़की या महिला पुरुष समान है, स्वतंत्र है, यानी बार बार अगर आपका अभी जैसे टेलीग्राम बैन कर दिया गया या आपका कभी इंटरनेट बैन कर दिया जाता है, तो कितनी जनता स्वतंत्र है, कितनी मीडिया वहाँ की स्वतंत्र है। बंधुत्व यानी सरकार द्वारा कभी भी धर्म विशेष को लेकर कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, यानी हिंदू और मुस्लिम बराबर है। विधि का शासन है, कोई भी ऑर्डिनेंस, अध्यादेश के माध्यम से कानून नहीं बनना चाहिए, जो एक विधायी प्रक्रिया है उसी के अनुसार काम करना चाहिए। तो ये पॉलिटिकल एटीट्यूड का एक हिस्सा है। फिर पॉलिटिकल एटीट्यूड का चौथा महत्व क्या है कि आप नीतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कर सकते हैं। अभी जैसे हमने बात की E20 एथेनॉल की, लगातार रील्स आ रही हैं कि सरकार द्वारा
पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग एक सीमा से ज़्यादा की जा रही है। पेट्रोल में एथेनॉल को इस कदर मिलाया जा रहा है कि गाड़ियों का जो इंजन है वो उसके लिए बना ही नहीं है। समझ के चलिए, अगर एक शेर है, शेर को आप मांस की जगह घास खिलाने लगेंगे तो कितने दिन जिंदा रहेगा? या एक भैंस है, उसको आप भूसे की जगह कोई और चीज खिलाने लग गए तो वो कितना दिन जीवित रह सकती है? तो ये मुद्दा आजकल वर्तमान में सुर्खियों में बना हुआ है। तो आप नीतियों को आलोचनात्मक मूल्यांकन करना सिखाता है। कहने का मतलब है कि आप सिर्फ इसी उसमें नहीं है कि नहीं जो सरकार कर रही है वो सही है, और आप सामने वाले विपक्ष दल की बात ही नहीं सुनना चाह रहे हैं। और इसी संदर्भ में जॉन स्टुअर्ट मिल ने बोला था कि जो व्यक्ति केवल अपनी ही बात जानता है, सच में वो कुछ भी नहीं जानता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। फिर राजनीतिक सहिष्णुता, यानी अगर संसद में विपक्षी दल कोई भाषण दे रहा है तो आपके प्रति इतनी सहिष्णुता होनी चाहिए कि आप उसके विचारों का, उसकी बातों का सम्मान करो, ना कि उसको बाइकआउट कर दो, उसको पार्लियामेंट से निकाल ही दो बाहर, जो कि किसी एक पर्टिकुलर नेता के साथ हो रहा है। तो इसी के एवलिन ब्रिटाइस हॉल ने कहा था, ये दरअसल एवलिन ब्रिटाइस हॉल जब हम पढ़ते हैं प्रबोधन काल, तो प्रबोधन काल में एक थिंकर्स का नाम आता है वॉल्टेयर। ठीक है, हिस्ट्री में आपने खूब पढ़ा होगा। तो दरअसल वॉल्टेयर की ही बायोग्राफी इन्होंने लिखी थी। तो इनका बड़ा एक अच्छा कोटेशन है कि मैं आपके विचारों से असहमत हो सकता हूँ या असहमत हो सकती हूँ, पर उन्हें व्यक्त करने के आपके अधिकार की रक्षा करूंगी या करूंगा। मतलब आप जो बोल रहे हो सकता है मेरे विचारों से वो अलग हो, लेकिन मैं इतनी गारंटी देता हूं कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, भले ही वो मेरे विचारों से अलग है। तो काफी अच्छा स्टेटमेंट है, आप इसको एग्जाम में यूज कर सकते हैं। फिर प्रशासनिक तटस्थता और सुशासन का आधार बनता है अगर आपके अंदर पॉलिटिकल एटीट्यूड है। और इसी बारे में वुड्रो विल्सन ने बोला था, प्रशासन का क्षेत्र राजनीति के उचित क्षेत्र से बाहर है। कहने का मतलब यह है कि एक सिविल सर्वेंट जब राजनीतिक रूप से एक उसके अंदर पॉलिटिकल एटीट्यूड है तो वो लोकतंत्र की भागीदारी को बढ़ावा देगा, वो नागरिक चेतना को विकास करेगा, नागरिक चेतना का विकास करके स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान, साक्षरता अभियान को वो बढ़ाएगा, संविधान की चीज़ों का पालन करेगा, नीतियों का वो आलोचनात्मक मूल्यांकन तो नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ नीतियों को सही तरीके से वो लागू करेगा। तो कुल मिला के ये था नैतिक अभिवृत्ति और राजनीतिक अभिवृत्ति। ये दोनों टॉपिक मैंने पढ़े, इन दोनों टॉपिक से खूब क्वेश्चन आते हैं, हर साल डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये जितने कथन हैं, जितने पॉइंट्स हैं, वो आपको टिप्स पर होने चाहिए। मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं ऐड की हैं, और ऐड ना करने का मतलब है कि मैं आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता था। ठीक है, अगर बात हो सकती है कि 2+2 कितना होता है, तो उसके लिए ये करने की क्या ज़रूरत है, 2+2 का होल स्क्वायर प्लस XYZ सीधे लिखा जा सकता है ना, 2 और 2 4 होता है। तो उसके लिए आधे पेज का सोल्यूशन क्यों निकालना, गणना क्यों करनी? तो वो चीज़ मैंने यहाँ मेंशन करने की कोशिश किया। ठीक है, तो वापस से सिलेबस पे चलते हैं। हम ध्यान रखेंगे, हम सिलेबस से बाहर नहीं जाएंगे, जितना भी पढ़ेंगे सिलेबस में ही पढ़ेंगे, और PYQ को बेस बनाकर पढ़ेंगे। PYQ में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मैंने पूरे 8 साल का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया है। और जब मैंने 2025 का मेंस दिया था, और इसके पहले जैसे UPSC के भी मैंने मेंस दिए हैं, तो एनालिसिस में एक आइडिया लग जाता है कि किस तरीके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसी आइडिया, जो मेरा अनुभव है और जो मुझे लग रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वही कंटेंट मैंने यहाँ रखा है। तो कुल मिला के हमारे ये 2 टॉपिक हो गए हैं। अब हम आएंगे सामाजिक प्रभाव और सहमति पैदा करना। अभी यहाँ आप नहीं समझ पाएंगे ये सहमति पैदा करने का क्या मतलब है, जब टॉपिक को पढ़ेंगे तब हम विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है सामाजिक प्रभाव या सामाजिक अभिवृत्ति। ठीक है, तो ये है सामाजिक प्रभाव। अच्छा, सामाजिक प्रभाव देखने से पहले एक सामाजिक अभिवृत्ति भी हम देख लेते हैं। सामाजिक अभिवृत्ति क्यों, कि जैसे कि नैतिक अभिवृत्ति और राजनीतिक अभिवृत्ति के बारे में बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सामाजिक अभिवृत्ति के बारे में भी आते हैं। मतलब सोसाइटी को लेकर आपका कैसा एटीट्यूड है। इसी तरीके से पर्यावरणीय अभिवृत्ति, यानी एनवायरनमेंट के प्रति आपका क्या एटीट्यूड है, आ सकता है। मीडिया अभिवृत्ति, मीडिया को लेकर क्या एटीट्यूड है, वो क्वेश्चन आ सकता है। बायोटेक्नोलॉजी एटीट्यूड या AI एटीट्यूड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर क्या एटीट्यूड है, वो आ सकता है। हालांकि ये मैंने पहले चैप्टर में बोला था कि जो भी अप्लाइड एथिक्स है वो हम लास्ट की क्लास में करेंगे, जब हम पूरा एथिक्स समझ लेंगे। तो जो भी वर्तमान में टॉपिक चल रहे हैं, मान के चलिए कि जैसे AI हो गया, बिग डेटा एनालिसिस हो गया, या बात होगी मीडिया की, या बात होगी एनवायरनमेंट की, तो ये टॉपिक हम बाद में करेंगे कवर।
ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन खूब बनने की संभावना है। अभी फिलहाल हम सोशल एटीट्यूड पर आते हैं। सोशल एटीट्यूड का क्या सीधा सा मतलब है कि सोशल एटीट्यूड का सीधा सा यही मतलब है कि समाज के प्रति आपकी कैसी संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक अभिवृत्ति कैसी है। ठीक है, तो अगर आपकी सामाजिक अभिवृत्ति है, मतलब आप सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति एक पॉजिटिव नजरिया रखते हैं, पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव नजरिए से सामाजिक कल्याण सुनिश्चित होगा। अगर सिविल सेवक सामाजिक सोशल एटीट्यूड रख रहा है तो वो समाज के सभी वर्गों, सभी समुदायों के प्रति नीतियां बनाएगा, नीतियों का कार्यान्वित करेगा। अगर मान लो कोई सिविल सर्वेंट ऐसा है जो ये मान के चलता है कि यार लड़कियों में तो दिमाग ही नहीं होता है, तो आपको क्या लगता है कि वो सिविल सर्वेंट जब नीतियों को बनाएगा, पॉलिसी मेकिंग करेगा या पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करेगा, जमीनी स्तर पर लागू करेगा, तो क्या वो सिविल सर्वेंट महिलाओं के पक्ष में काम करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए इस एथिक्स के सिलेबस में शामिल किया गया है कि एक सोशल एटीट्यूड भी आपके पास होना चाहिए, पॉलिटिकल एटीट्यूड भी होना चाहिए। तो इसका क्या है कि सबसे पहले इसका अगर हम बात करें कि इसका महत्व क्या है, ठीक है, तो इसका बेसिकली महत्व आप पॉइंट सीधे सीधे लिखे हैं, सामान्य से पॉइंट है, इसलिए हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। डिस्कशन हम उस जगह ज़्यादा करेंगे जहाँ समझने में दिक्कत होगी आपको, या जहाँ मुझे आपके दिमाग को खोलने की ज़रूरत है, या जहाँ पर मुझे और ज़्यादा पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। तो अभी इसमें सीधा सा लिखा है कि सामाजिक समरसता बनती है। जाहिर सी बात है कि एक सिविल सर्वेंट अगर हिंदू मुस्लिम को लेकर अलगाव नहीं कर रहा है तो वो एक सामाजिक समरसता वाला काम करेगा। और इसी संदर्भ में गौतम बुद्ध ने बोला है, घृणा कभी घृणा से समाप्त नहीं होती, वह प्रेम से समाप्त होती है। तो ऐसे कोटेशन आप सिर्फ जीएस पेपर 4 में नहीं, निबंध के पेपर में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा मिलता है। तो जॉन रॉल्स का कथन है कि न्यायपूर्ण समाज वह है जिससे आप तभी स्वीकार करें जब आपको ना पता हो कि आप उसमें किस स्थान पर जन्म लेंगे। मान के चलो अभी आपने माथे में टीका लगा रखा है, ठीक है, जन्म होने से पहले आपका जब जन्म हुआ, मान लो आपका जन्म हुआ है 1997 में, उसके पहले 1996 में क्या आपको ये पता था कि आप उस परिवार में पैदा होने वाले हैं जहां आप टीका लगाएंगे? या आपको ये पता था आप उस परिवार में पैदा होने वाले हैं जहां आप बुर्का पहनेंगे? जब आपको ये चीज़ें पता नहीं थी तो इस टीके लगाने पर इतना गर्व क्यों, और इस बुर्का पहनने में इतना गर्व क्यों? मतलब जो जॉन रॉल्स ने बोला, मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं अपनी साइड से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो आपका अगर सोशल एटीट्यूड है तो आपके अंदर सहानुभूति होगी, करुणा का विकास होगा। ऑलरेडी इन दो मूल्यों को हम विस्तार से डिस्कस कर चुके हैं, यानी समाज के वंचित वर्गों के प्रति आप हमेशा सकारात्मक अभिवृत्ति रहेगी। और इसी संदर्भ में दलाई लामा बोलते हैं, करुणा कोई विलासिता नहीं है, यह मानव जाति के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है, इसके बिना मानव जीवित नहीं रह सकता, मानवता जीवित नहीं रह सकती है। इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी सभी महिलाएं, दिव्यांग, वृद्ध, अनुसूचित जाति जनजाति लोगों का विकास होगा। अमृत से इनका है, इनको इकोनॉमी में आप पढ़ते ही होंगे। संवेदनशील और पूर्वाग्रह यानी प्रेजुडाइज, आपके मन में जो पूर्वाग्रह हैं, लास्ट वाली क्लास में मैंने बताया था कि मान के चलो कि आप एक बाप हैं और आप हमेशा बोलते हैं कि लड़कियों को भी विकास करना चाहिए, लड़कियों को जॉब करनी चाहिए, रात में भी वो जॉब कर सकती हैं, फ्री घूम सकती हैं। और जब उसी की लड़की का ये होता है कि फ़ोन करती है कि पापा आज ऑफिस में ज़्यादा काम है और मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगी, 11 बजे तक आऊँगी, तब भी वही बोलता है, वही बाप बोलता है कि यार इतना लेट कौन रुकता है, तुम लड़की हो, जल्दी घर आओ। मैं नहीं तो मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने, ठीक है। तो ये होते हैं पूर्वाग्रह। तो इस तरीके के पूर्वाग्रह से आपको मुक्ति मिलती है। तो अगर इसका निष्कर्ष लिखना हो, इस क्वेश्चन का जैसे आ जाता है, तो इसका निष्कर्ष यही होगा, सामाजिक अभिवृत्ति एक न्यायपूर्ण, समावेशी और संवेदनशील समाज की आधारशिला है। यह न केवल सामाजिक संबंधों को सुदृढ़ बनाती है बल्कि सुशासन, सामाजिक न्याय और मानव गरिमा की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस टाइप के आप कंक्लूजन। एटीट्यूड के बारे में और एक थोड़ा सा आता है कि लोकतंत्र को लेकर क्या अभिवृत्ति होनी चाहिए और अधिकारी तंत्र। अधिकारी तंत्र का क्या सीधा सा मतलब है, आप मान के चलिए कि आप डेमोक्रेसी की बात जब करते हैं तो डेमोक्रेसी के प्रति आपका क्या एटीट्यूड है, और जब एक अधिकारी बन जाते हैं तो अधिकारी बनने के बाद या अधिकारी बन जाते हैं तो सिर्फ आपको लगता है कि अब तो मैं राजा बन गया, और अब राजा बन गया तो अब मेरे अनुसार दुनिया चलेगी। तो एक तो एटीट्यूड वो हो गया, मतलब इसको इस बात से समझिए कि जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, ठीक है, तब आप लोकतंत्र की बात कर रहे थे कि सभी को न्याय मिलना चाहिए, जनहित की बात होनी चाहिए। जिस दिन आप सिलेक्शन हो गया तो आपने बोला
कि नहीं, मैं तो रूल को मानता हूँ, मैं तो कठोर हूँ और मैं इसी तरीके से काम करता हूँ, मतलब आपके अंदर वो अधिकारी वाले गुण आ गए। तो इसी संदर्भ में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी लोकतांत्रिक अभिवृत्ति कैसी होनी चाहिए और अधिकारी तंत्री अभिवृत्ति कैसी होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जब हम बात करते हैं लोकतांत्रिक अभिवृत्ति की तो ये पॉजिटिव सेंस में आ जाता है, पॉजिटिव होता है, और जब बात करते हैं अधिकारी तंत्र की तो ये नेगेटिव होता है। 80% केसेस में ये नेगेटिव माना जाता है, ठीक है। और लोकतांत्रिक अभिवृत्ति तो ये तो मान के चलो 100% केस में पॉजिटिव ही है। ये 80% केसेस में ही क्यों नेगेटिव है, 20% में पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक अधिकारी को, या आप डीएम है, एसडीएम है, तो आपके सामने कुछ ऐसी समस्याएं आएंगी कि जब आप जनता की बात ना सुन के सरकारी आदेशों का पालन करेंगे, जैसे कि कोविड। अब कोविड में पूरी जनता परेशान थी, लेकिन अगर कोविड में लॉकडाउन नहीं लगाया जाता तो हो सकता था कोरोना वायरस का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ता। या आवश्यक वस्तु अधिनियम, जिसके तहत प्याज, आलू, टमाटर जैसे जो दैनिक ज़रूरतों की चीज़ों को रेगुलेट किया जाता है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। तो इसमें पॉइंट्स लिखे हैं। पॉइंट्स क्या होता है कि जब लोकतंत्र की बात होती है तो आप जनता की बात करते हैं, यानी जन केंद्रित। और अधिकारी बनने के बाद जो एक होती है अधिकारी तंत्रीय अभिवृत्ति, तो नियम केंद्रित होती है कि भाई ये नियमों ने लिखा है, हम ऐसा ही करेंगे। मान के चलिए कि आप किसी जगह मैनेजर हैं, बैंक में मैनेजर हैं, और एक बूढ़ी औरत आती है पेंशन लेने के लिए, और आप बोलते हैं, और उसके पास आधार कार्ड नहीं है, बेचारी घर पर भूल आई है, और वो रेगुलर पेंशन लेने आ रही है, और आप उसको जानते भी हैं कि हर महीने 5 तारीख को ये पेंशन लेने आती है। जिस दिन वो पेंशन लेने आती है तो आप बोलते हैं उसे, मतलब इस बार जब पेंशन लेने आई है तो बेचारी आधार कार्ड लेकर नहीं आई है। आप बोलते हैं कि जाओ पहले आधार कार्ड लेकर आओ। तो बोलती बेटा आज तो है नहीं है, घर भी बहुत दूर है, परेशान हो जाऊंगी। तो बोलता है नहीं, नियमों में यही लिखा है, हम नियम को ही पालन करेंगे, तुम जाओ आधार कार्ड लेकर आओ। तो ये क्या हो गया, यहाँ बात हो गई रूल सेंट्रिक, कि आप सिर्फ नियमों पर टिके हुए हैं। यहाँ क्या बात हो गई, यही यहाँ पर वो मैनेजर क्या करेगा, बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, आप आते हो, मैं तो आपको जानता हूँ। तो ये पीपल सेंट्रिक हो गया, जनता। ये लचीली और संवेदनशील होती है। पिछले वाले एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि हाँ थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई बात नहीं दादी माँ, आप इस बार नहीं लाए आधार कार्ड, कोई बात नहीं, और आप अपना ही पैसा लेकर जा रहे हो, आप दूसरों का पैसा लेकर नहीं जा रहे हो। ये कठोर होती है। ये जनहित, संवैधानिक मूल, ये नियम और आदेश पर शामिल होती है। यहाँ क्या है, नागरिकों को स्टेक होल्डर बनाया जाता है, और यहाँ नागरिक जो होते हैं सिर्फ एक केस और फाइल होते हैं। मतलब जब आप लोकतांत्रिक अभिवृत्ति की बात करते हैं तो नागरिक भी शामिल होते हैं। जैसे मान के चलिए किसी ऑडिटिंग की बात हो रही है, या आप बात मान के चलिए जब संविधान में आप पढ़ते हैं अनुसूची 5 और अनुसूची शेड्यूल 5th एंड 6th एरियाज के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ ग्राम सभा को काफ़ी शक्तियाँ मिली हुई हैं, तो वहाँ नागरिक भी स्टेक होल्डर है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं। ये जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, ये वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति। यानी यहाँ जब लोकतांत्रिक अभिवृत्ति की बात होती है तब आप जनता का हित सोचते हैं, और जब अधिकारी तंत्रीय अभिवृत्ति की तरफ आप बढ़ जाते हैं तो आप सिर्फ वरिष्ठ सीनियर ऑफिसर ने बोला है, मतलब ऑफिसर ने जो बोला है तो करने का। ठीक है, ये एटीट्यूड आपके अंदर आ जाता है। यहाँ करुणा जैसे होते हैं, यहाँ क्या होता है, यथास्थिति और जोखिम से बचाव होता है। लोकतांत्रिक अभिवृत्ति में पारदर्शिता होती है, यहाँ गोपनीयता होती है। मान के चलिए कि जैसे कि अगर आप लोकतांत्रिक अभिवृत्ति की बात हो रही है तो जनता ने आपसे जो भी जानकारी मांगी आप उसे खुले मन से दे देंगे। जब अधिकारी तंत्र वाला एटीट्यूड आपके अंदर आ जाता है तो आप बोलते हो कि ये जानकारी हम नहीं दे सकते हैं, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है, सरकार को इससे खतरा है। तो ये बेसिकली ये कुछ अंतर हैं जिनको आप याद कर सकते हैं, और याद करना भी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में आते हैं। तो मैक्स वेबर का इसमें एक अच्छा कथन है कि नौकरशाही प्रशासन को कुशल बनाती है, मतलब नौकरशाही सिविल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन को कुशल बनाते हैं, परंतु अत्यधिक कठोरता मतलब अधिकारी तंत्रीय अभिवृत्ति उसे लोहे का पिंजरा, आयरन केज बना देती है। तो ये कोटेशन लिख सकते हैं। निष्कर्ष की बात आती है तो एक आदर्श सिविल सेवक में अधिकारी तंत्रीय दक्षता और लोकतांत्रिक संवेदनशीलता दोनों का संतुलन होना चाहिए। मतलब रूल्स फॉर पीपल, नॉट पीपल फॉर रूल्स, मतलब नियम जनता के लिए बने हैं, जनता नियमों के लिए नहीं बनी है। तो इस टाइप का आप निष्कर्ष डाल देते हैं। तो ये कुछ टाइप की एटीट्यूड्स हो गए। ठीक है, इसी टाइप का आप खुद से चिंतन कीजिएगा कि बात हो रही है पर्यावरणीय अभिवृत्ति की, बात हो रही है मीडिया अभिवृत्ति की, बात हो रही है एआई के प्रति क्या एटीट्यूड है।
ठीक है, जो करंट इशू चल रहे हैं डिजिटल इरा में, डिजिटल आपका क्या एटीट्यूड है, प्राइवेसी के प्रति आपका क्या नज़रिया है सोचने का, इन सब के बारे में आप खुद चिंतन कीजिएगा। खाली पेज लेके इसके लिए 5-5, 6-6 पॉइंट लिखिएगा। कोटेशन में न जाने कितने डेली बता रहा हूँ, उन्हीं कोटेशन का यूज़ करिएगा। ठीक है, खुद ब्रेन स्ट्रॉमिंग करिएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो कमेंट्स फॉर्म में बताइएगा, मैं उस पर भी डिस्कस कर लूँगा। अब जो अगला टॉपिक है वो है सामाजिक प्रभाव। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से सवाल आते ही आते हैं। ठीक है, तो सामाजिक प्रभाव क्या है? सामाजिक प्रभाव सीधा सा मतलब ये है कि किसी व्यक्ति, विचार या उसके दृष्टिकोण को, मान के चलिए कि आप एक इंसान है, मतलब जाहिर सी बात है इंसान ही है, आप ए हैं और आपके विचार समाज से कितना प्रभावित हो रहे हैं, यानी आपके परिवार से कितना प्रभावित हो रहे हैं, आपके समाज यानी दोस्त से कितना प्रभावित हो रहे हैं, आपके विचार शिक्षा संस्थानों से कितना प्रभावित हो रहे हैं, आपके विचार मीडिया से कितना प्रभावित हो रहे हैं, आपके विचार रोल मॉडल्स जो हैं उनसे कितना प्रभावित हो रहे हैं। सीधा से इसका यही मतलब है कि किसी इंसान के विचार सामाजिक परिदृश्य में कितने प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है सामाजिक प्रभाव के प्रकार। मान लो कि सामाजिक प्रभाव किस तरीके का होता है। पहली बात तो हमने यहाँ डेफिनेशन समझी और सामाजिक प्रभाव जरूरी क्यों है। तो सामाजिक प्रभाव दरअसल दो चीज़ों में जरूरी होता है। अगर किसी समाज में कुरीतियाँ हैं तो उन कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए समाज में अंधविश्वास है, असमानता है, समाज में बंधुत्व की कमी है, सहनशीलता की कमी है, सहिष्णुता की कमी है, तो इनको कम करने के लिए सामाजिक प्रभाव जरूरी हो जाता है। और सामाजिक प्रभाव बढ़ाने वाले फैक्टर कौन से होते हैं? मैंने डिस्कस किया, परिवार, समाज, संस्थान, शिक्षा संस्थान, मीडिया, रोल मॉडल्स, विचारक, फिलोसफर्स, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो सामाजिक प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। और सामाजिक प्रभाव का महत्व क्या है वो हमने देखा। हालांकि सामाजिक प्रभाव के महत्व को और आगे डिटेल में देखेंगे। अभी मैं बस इतना बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि सामाजिक प्रभाव अगर टॉपिक में है तो क्यों है और क्या ज़रूरत है उसकी। ज़रूरत यही है कि अभी भी भारत में असमानता विद्यमान है, महिलाओं और पुरुषों के बीच में, जातियों के बीच में, धर्मों के बीच में, और उस असमानता, उस असहिष्णुता को कम करने के लिए सामाजिक प्रभाव जरूरी है। तो इसको उदाहरणों के साथ विस्तार से समझते हैं। तो सामाजिक प्रभाव के प्रमुख प्रकार क्या होते हैं, मतलब किन किन रूपों में सामाजिक प्रभाव आपके सामने निखर कर आ रहा है। तो सामाजिक प्रभाव के लिए दो जो प्रमुख है वो है अनुरूपता। पहला अनुरूपता। अनुरूपता क्या है, इसको सिंपल अर्थों में ऐसे समझिए कि मान के चलिए कि समाज में जैसे कुछ लोग हैं, अगर समाज का अधिकांश वर्ग कोई काम कर रहा है तो आप भी उसको काम करने के लिए मजबूर हो गए। मान के चलिए कि ये दोस्त है, 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 इन सब के पास आईफोन है। ठीक है, अब ये लड़की है, इसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो ये लड़की भी सोचेगी कि नहीं मैं भी आईफोन लूँ और घर में अपने मम्मी पापा पर जिद बनाएगी कि मेरे को आईफोन चाहिए क्योंकि मेरे सारे दोस्तों के पास आईफोन है। यानी अनुरूप, किसी के अनुरूप या समाज के अनुरूप आप होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब एक इसके संदर्भ में एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, मतलब एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। एक्सपेरिमेंट क्या था, वो एक सोलोमन एश द्वारा ये किया गया था एक्सपेरिमेंट, तो इसका नाम ही है एश एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था कि 3 लोग थे, 3 लोगों को रखा गया। ठीक है, मतलब एक कमरा था, उसमें कमरे में 7-8 लोग, मतलब 3 लोग थे, 3 में एक जो आयाम था वो था खुद सोलोमन, दूसरे थे एक मतलब 7 से 8 लोगों का एक समूह था जिनको हमने एक्टर बोला है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, और एक असल में जिसके ऊपर टेस्ट किया जा रहा था तो वो एक इंसान था। होता क्या है कि कमरे में 7-8 लोगों को एक साथ बैठाया जाता है और उनमें से एक व्यक्ति जो सच में जिसके ऊपर टेस्टिंग हो रही थी वो थे और बाकी 7-8 लोग एक्टर थे। अब होता क्या है कि इन सबको 2 कार्ड दिखाए जाते हैं। ये 2 कार्ड दिखाए गए हैं, ऐसे मान के चलिए ये 2 कार्ड है और यहाँ पर 3 लाइन ड्रॉ की गई है। एक ये लाइन ड्रॉ की गई है, एक मान के चलिए ए लाइन ड्रॉ हो गई, एक बी लाइन ड्रॉ हो गई और एक सी लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, अब लोगों से पूछा गया कि ये लाइन जो ड्रॉ की गई है ये वाली, आप बताइए ये ए के बराबर है कि बी के बराबर है कि सी के बराबर है। अब इसमें क्या किया कि जो 7 से 8 लोग थे
जिनको एक्टिंग कर रहे हैं, जिनको पहले से पता है कि वो एक्टर है, उन्होंने बोला कि यार ये लाइन तो ए के बराबर है। अब आपको भी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि ये लाइन ए के बराबर तो नहीं है, ये लाइन बी के बराबर है। ठीक है, थोड़ा सा और बी को बड़ा कर देते हैं। हाँ, अब आपको साफ दिख रहा होगा कि ये लाइन जो इस बॉक्स में लाइन है वो इस बॉक्स के बी लाइन के बराबर है। चूंकि 7 से 8 लोगों ने बोला है कि ये लाइन इस बॉक्स के ए लाइन के बराबर है, तो वो जिसके ऊपर टेस्ट किया जा रहा था तो उसने भी बोला कि ये लाइन ए के बराबर ही लग रही है। तो एस एक्सपेरिमेंट से आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि जब समाज का अधिकांश वर्ग या समाज के अधिकांश लोग झूठ को ही सच मानने लगते हैं तो एक टाइम के बाद वो झूठ सच ही हो जाता है। ठीक है, तो ये है कि बेसिकली कि आप समाज के कितने अनुरूप बन रहे हैं और उसी अनुरूपता का प्रभाव होता है, मतलब एक प्रकार है सोशल, यही एक प्रकार है सामाजिक प्रभाव का। तो इसी के संदर्भ में जॉन एफ कैनेडी जो कि यूएसए से थे, उन्होंने बोला है कि अनुरूपता स्वतंत्रता की एक जेलर है और विकास की दुश्मन है। यानी आप अगर किसी के अनुरूप हो रहे हैं तो फिर आपका अस्तित्व क्या है? अगर ये लड़की एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करके खुश नहीं है, फिर ये जीवन में और भी चीज़ों को लेकर खुश नहीं होगी। और जब ये अपनी किसी काम से खुश है ही नहीं तो इसके जीवन का फिर अस्तित्व क्या बचा? यानी स्वतंत्रता की जेलर है अनुरूपता और विकास की दुश्मन है। ठीक है, खैर अब यहाँ पर जो मैं एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सामाजिक प्रभाव का एक प्रमुख प्रकार है। अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिए वो एग्जाम्पल थे नेगेटिव सेंस में। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं जो पॉजिटिव भी हों। मान के चलिए कि एक 8 साल का बच्चा है, बहुत उड़ंत है, बहुत शैतानी करता है, गाली देता है, मारपीट करता है। 12 साल आते आते तो और भी नेक्स्ट लेवल का, अगले लेवल का बन जाता है। ठीक है, 16 साल की उम्र आती है तो वो मतलब अलग लेवल का बन जाता है। अब उस 16 साल की उम्र या 12 साल की उम्र के बच्चे को एक मॉन्स्ट्री में, मतलब ऐसे रखा जाता है जहाँ बौद्ध मतलब मॉनेस्ट्री है, वहाँ पर उसको रखा जाता है। और वहाँ पर भी 12-13 साल के बच्चे हैं जो एकदम शांति से रहते हैं, नियमों का पालन करते हैं, टाइम टेबल को फॉलो करते हैं। तो यार 2 साल भी अगर रखा गया तो ये उड़ंत बच्चा भी अनुरूप बनने की कोशिश करेगा। तो ये इसके अंदर जो उड़ंतता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो अनुरूपता सिर्फ नेगेटिव सेंस में ही नहीं होती है, पॉजिटिव सेंस में भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर नेगेटिव सेंस में भारतीय समाज में देखने को मिल रही है। क्योंकि जहाँ जहाँ गरीबी होगी, मान के चलिए अगर आज भी भारत के 80 करोड़ लोगों को भारत सरकार मुफ्त में राशन दे रही है, तो यानी सीधी सी बात है कि 40 से 60 करोड़ हैं जो मुफ्त में राशन नहीं ले रहे हैं। तो ये फॉलोवर्स हो गए 80 करोड़, और ये फॉलो करने वाले लोग हो गए जिनको फॉलो किया जा रहा है। और इसमें से भी सिर्फ 5 से 7 करोड़ ऐसे हैं जो सही जीवन जी रहे हैं, अपर श्रेणी में आते हैं। यानी 5 करोड़ लोगों को 135 करोड़ जनता फॉलो कर रही है। यानी ये 5 करोड़ की महिलाएं अगर गुच्ची एलवी का बैग ला रही हैं तो ये 135 करोड़ में जितनी महिलाएं होंगी तो वो भी यही सोचेंगी कि मुझे ये बैग चाहिए। ये 5 करोड़ अगर आईफोन का यूज़ कर रहे हैं तो ये 135 करोड़ भी आईफोन का यूज़ करना चाहेंगे। तो जहाँ जहाँ ज़्यादा गरीबी है वहाँ वहाँ अनुरूपता नेगेटिव सेंस में होती है, और जहाँ अमीरी है वहाँ अनुरूपता पॉजिटिव सेंस में आती है। तो इस चीज़ को याद रखना है। तो खैर सामाजिक प्रभाव में हम चलते हैं दूसरे प्रकार को। मतलब कुल मिला के ये आप याद रखिएगा कि जहाँ जहाँ गरीबी होगी तो गरीब लोगों को फोमो होगा, फियर होगा कि कुछ मिसिंग आउट है। ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो का मतलब कि उनको लगेगा जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी है, और वो कमी को दूर करने के लिए दिन प्रतिदिन स्ट्रगल करते रहेंगे। वो वास्तविक शांति, वास्तविक नैतिक जीवन से दूर जाते जाएंगे। कभी आईफोन चाहिए, कभी उनको एक मोटरसाइकिल चाहिए, जब वो भी हो जाएगी तो फिर उनको व्हाटएवर। खैर इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते, आगे आते हैं। तो फोमो होता है अनुरूपता में। अब होता है कि सामाजिक प्रभाव के दूसरा जो प्रमुख प्रकार है वो अनुपालन है। मतलब आपका अनुपालन जब किसी बाहरी प्रभाव से हो रहा है तो वहाँ सामाजिक प्रभाव एक नेगेटिव सेंस में आता है। तो अनुपालन के भी पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं और नेगेटिव हो सकती हैं। अब जिस देश का नागरिक जितना सभ्य होगा तो वहाँ अनुपालन पॉजिटिव सेंस में आएगा, और जिस देश का नागरिक जितना ज़्यादा सभ्य होगा वहाँ अनुपालन नेगेटिव सेंस में आएगा। कैसे? इसको ऐसे समझिए, आप जा रहे हैं, रेड लाइट आई है, ठीक है, आप देखते हैं अगर रेड लाइट में कैमरा नहीं लगा है और आसपास कोई गाड़ी नहीं, तुरंत गाड़ी आगे बढ़ा ली। ठीक है,
लेकिन उसी रेड लाइट के आगे ना कैमरा है, ना कोई आसपास गाड़ी है, कार वार भी नहीं है, लेकिन एक वाइट ड्रेस पहन के ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है। और आपने ट्रैफिक पुलिस वाले को देखा और गाड़ी जब तक रेड लाइट ग्रीन नहीं हो जा रही है तब तक आप सिग्नल पर ही खड़े रहे। तो आप जो नियमों का पालन कर रहे हैं वो नियमों का पालन कंप्लाइंस है, आपके ऊपर कंप्लाइंसेस है, इस वजह से कर रहे हैं, आपके ऊपर सामाजिक दबाव है। और वही ये चीज यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दी गई है। ठीक है, तो अनुपालन का क्या है कि अनुपालन दरअसल वही है कि जैसे मैंने बताया कि सभ्यता पर निर्भर करता है। अब जापान जैसी कंट्री में है, ठीक है, जापान में 100 में से 99% लोग, ना ट्रैफिक लाइट हो, ना ट्रैफिक पुलिस हो, ना ट्रैफिक हो, फिर भी वो रेड सिग्नल पर वेट करेंगे। तो यहाँ पर जो कंप्लाइंसेस आते हैं वो पॉजिटिव सेंस में आते हैं। इंडिया में हो सकता है 10% ही लोग रेड लाइट को मानते हो। ट्रेन का सिग्नल बंद होने वाला है, सॉरी ट्रेन का सिग्नल जल चुका है और उसका जो फाटक है वो बंद होने वाला है, जनता रुकने का ही नाम नहीं लेती है। और यहाँ जो ट्रैकमैन होता है जो फाटक बंद करता है, फाटक खोलता है, वो ट्रैकमैन बार बार उस रेलवे फाटक को जो होता है उसको ऊपर नीचे करता रहता है। क्यों? क्योंकि गाड़ियाँ रुक ही नहीं रही हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो ये बात है दरअसल उस समाज में कितनी सभ्यता है और कितने वो संस्कारी हैं, कितना नियमों का पालन कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरा होता है कि ऑबिडेंस, मतलब आप कितना आज्ञा पालन कर रहे हैं। ठीक है, तो खैर अनुपालन के संदर्भ में एक कथन है, उसको भी मैं डिकोड कर देता हूँ कि वह कानून जो केवल दंड के भय से लागू होता है नागरिकों को संस्कारी नहीं केवल चालाक बनाता है। यानी आप सिर्फ चालाक हैं, आप रुक गए हैं ट्रैफिक में, कोई ट्रैफिक पुलिसमैन नहीं है। खैर सिंपल सी लाइन है, ज़्यादा कुछ उसमें बात करने की जरूरत नहीं है। तो तीसरा जो है सामाजिक प्रभाव का प्रकार वो है आज्ञा पालन। आज्ञा पालन कब? जब किसी अथॉरिटी के आदेश का आप पालन करते हैं, आप खुद से नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इसमें पता है एक मुझे याद आ रहा है, एक मिलग्राम एक्सपेरिमेंट हुआ था। ठीक है, क्या नाम था? मिलग्राम एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या था कि एक अधिकारी था, एक टीचर था और एक उसका मान लो स्टूडेंट मान लो या कोई भी बंदा मान लो। अब क्या था, अधिकारी ने बोला टीचर को कि आप इससे सवाल पूछो। मतलब इसने आदेश दिया और इसने बोला कि जितने सवालों का ये उत्तर गलत बताएगा आप इसके उतने ज़्यादा वोल्ट का करंट लगाओगे। मतलब इसने अधिकारी ने आदेश दिया, टीचर ने सवाल पूछा और इस अधिकारी का जो आदेश था कि जहाँ जहाँ सवाल के उत्तर ये गलत बताएगा तो 5 वोल्ट का करंट। ठीक है, इसके बाद अगर फिर से गलत बताया 10 वॉट, 100 वॉट, 200 वॉट का करंट आप लगाओगे। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये टीचर सवाल पूछता है और ये स्टूडेंट गलत उत्तर देता है। जब जब वो गलत उत्तर देता है करंट की मात्रा बढ़ती जाती है। ठीक है, मतलब जब जब वो गलत उत्तर दे रहा है तो करंट की मात्रा बढ़ती जा रही है। इसने मान लो स्टूडेंट ने पहला गलत उत्तर दिया तो इसने 5 वोल्ट का करंट लगाया, दूसरी बार गलत उत्तर दिया 50 वोल्ट का करंट लगाया, तीसरी बार गलत उत्तर दिया 100, और ये सीमा जाती है 450 वोल्ट तक। ठीक है, अब ये टीचर जो सिर्फ आदेश का पालन कर रहा था वो इतना क्रूएल हो गया, इतना निर्दयी हो गया कि वो गलत सवालों के लिए करंट की मात्रा बढ़ाता चला गया। और ये प्रयोग सिर्फ एक टीचर पर नहीं हुआ, कम से कम 100 टीचर्स पर हुआ और उसमें पाया गया कि 65% टीचर्स ने अपने अधिकारी का आदेश का पालन करने की वजह से उन्होंने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। 5 वोल्ट, 50 वोल्ट, 450 वोल्ट तक गए। हालांकि इसमें एक ट्विस्ट भी था कि दरअसल ये जो स्टूडेंट था जो अंदर बैठा था इसको वास्तव में कोई करंट नहीं लग रहा था, वो सिर्फ करंट लगने और चिल्लाने का नाटक कर रहा था। लेकिन टीचर को ये चीज नहीं पता थी कि ऐसा भी कुछ है। वो इंसानियत की सारी हदें पार करते जा रहे थे। यानी आपके अंदर आज्ञा पालन का जो मतलब आज्ञा पालन करने की जो शक्ति है वो इस कदर आपको पागल बना देती है कि फिर आप सही और गलत करने में, भेद करने में भूल जाते हैं। तो ये भी आज्ञा पालन भी पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में आता है। मान लो एक फौजी अपने सिपाही को बोल रहा है कुछ, आपको इस आज्ञा का पालन करना है पॉजिटिव सेंस में, लेकिन वहीं एक राजनेता
किसी आईएएस अधिकारी या किसी एसडीएम को बोल रहा है कि तेरे को आपको ये सब करना है, तो वो नेगेटिव सेंस में आ जाता है। तो अब हम बहुत इस पर हमने सामाजिक प्रभाव के बहुत सारे उदाहरणों के साथ हमने समझ लिया। अब सवाल आ रहे हैं, इसमें हर साल सवाल आ रहे हैं, इस वजह से इसको हम इतना डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो अब सामाजिक प्रभाव के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, सकारात्मक में आपका कुप्रथाओं का अंत ऑलरेडी हम हर पॉइंट के साथ डिस्कस करते आए हैं। वॉलंटरी नियमों का पालन करेंगे, सहानुभूति समावेशन होगा, नैतिक मार्गदर्शन होगा, सकारात्मक जन जागरूकता होगी। और नकारात्मक, अगर नकारात्मक है आप नकारात्मक सेंस में है, तो जैसे कि अभी भी आज से दहेज प्रथा आज के समय में भी चल रही है, नहीं लोग उठ पा रहे हैं, मृत्यु भोज करा रहे हैं, इससे लोग ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। शादी हो रही है तो उसमें ग्रैंड फंक्शंस कर रहे हैं। एक गरीब जो 10,000 रुपये कमा रहा है, वो अपनी बेटी की शादी में 10 लाख रुपए खर्च कर रहा है। अब ये 10,000 कमाने वाला 10 लाख कहाँ से अफोर्ड कर पाएगा। तो ये सामाजिक प्रभाव ही है। और सामाजिक प्रभाव का कौन सा फैक्टर, अनुपालन। सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। हमने सबकी शादी में खाना खाया, तो हम भी सबको अपनी शादी में या अपनी बेटी या अपने बेटे की शादी में खाना खिलाएंगे। तो इसकी क्या ज़रूरत है भाई। भीड़ तंत्र, अगर सामाजिक प्रभाव में सभी, मान लो कि कोई भी कॉलेज स्टूडेंट है, कॉलेज में पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है, वहाँ कोई प्रेसिडेंट बन रहा है किसी यूनियन का, अब वो जैसा बोल रहा है या वहाँ के जो 50-60% लोग बोल रहे हैं, तो बाकी बच्चे भी वैसे ही लोग बोलेंगे। और मॉब लिंचिंग जैसी जो घटनाएं हो रही हैं, वो क्या है, सामाजिक प्रभाव का ही एक कारण है। जातिगत भेदभाव सामाजिक प्रभाव का एक मुद्दा है। अंधानुकरण, ठीक है, कि समूह में फिट होने के चक्कर में व्यक्ति अपनी मौलिकता खो देता है और गलत रास्तों में चल पड़ता है। मतलब आपके 10 दोस्त हैं, 10 में से अगर 8 ड्रिंक और स्मोकिंग कर रहे हैं, तो बचे हुए 2 भी उस समूह का हिस्सा बनने के लिए ड्रिंक और स्मोकिंग करने लग जाते हैं, यानी पीयर प्रेशर में आके नशा करना, अपराध की ओर बढ़ना। फेक न्यूज, अब फेसबुक में अब कोई भी वॉर होता है, लाइक इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, तो मीडिया तो माहिर है फेक न्यूज़ फैलाने में। तो वो मीडिया की न्यूज़ फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आती है, देन वही फेक न्यूज़ एक अलग ही लेवल पर जाके प्रोपेगेंडा का रूप ले लेती हैं। अभी ईरान इजराइल वॉर था, उसमें भी सेम फेक न्यूज़ चलती रही। तो ये दरअसल सामाजिक प्रभाव के सकारात्मक और नकारात्मक डायमेंशंस हैं, जो उदाहरणों के साथ लिखे हैं। ऊपर कोटेशंस भी लिखी हैं और ये नीचे एक निष्कर्ष भी लिखा है कि एक कुशल सिविल सेवक को यह कर्तव्य के नष्ट हो और व्यवहारिक बदलावों के माध्यम से सामाजिक प्रभाव के नकारात्मक आयामों, पूर्वाग्रह, ऋणवैधता को कम करें। अब इसमें एक वर्ड आया है नष्ट थ्योरी। तो ये नष्ट थ्योरी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। फिलहाल ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ज़्यादा आप समय नहीं लेंगे इस वीडियो को ख़त्म करने में। इस लास्ट टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं, अनुनय। अब अनुनय, परसुएशन का जो असली हिंदी ट्रांसलेशन है वो अनुनय है। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि आयोग ने यहाँ सहमति पैदा करना क्यों लिखा है, जबकि एक्चुअल ट्रांसलेशन अनुनय है, अनुनयन, ठीक है। तो जब अनुनयन है असली ट्रांसलेशन, तो आपने क्यों यहाँ लिखा है सहमति पैदा करना। मतलब यही रीज़न है हिंदी और इंग्लिश में सिलेक्शन के डिफरेंस में ना, यही रीज़न है कि आयोग तक ही ट्रांसलेशन जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। मतलब सिलेबस में ये गलत ट्रांसलेशन है। आप ये सोचो कि क्वेश्चंस में कितना गलत ट्रांसलेशन होगा, तो उसको तो आप बता ही नहीं सकते हो। इसीलिए मैंने यहाँ पर हर कीवर्ड्स के आगे इंग्लिश ज़रूर ऐड कर रखी है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। मतलब ये सिर्फ यूपी पीसीएस का नहीं है, यूपीएससी में भी यही है। हर साल कम से कम 1, 2, 3 सवालों में ट्रांसलेशन गलत ही होता है। यूपीएससी का एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, साउथ पोल नॉर्थ पोल की बात हो रही थी, ठीक है। तो उसमें यूपीएससी ने जो ट्रांसलेशन लिखा था वो लिखा था उत्तरी खंभा। अरे भाई, उत्तरी ध्रुव होता है वो, उत्तरी खंभा नहीं होता है। पोल को उसने खंभा कर दिया था। तो ये है समस्या। यही समस्या पता है अब और बढ़ गई है। और क्यों बढ़ गई है कि अब जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो सब एआई से कंटेंट बनवा रहे हैं और एआई से ट्रांसलेशन करा रहे हैं। मतलब जब आप ये सोचो कि जब गूगल ट्रांसलेशन कर रहा था, ह्यूमन टच था, इंसान उसको रिव्यू करता था, प्रूफ रेड करता था, तब इतनी गलतियां आती थी। मतलब जो उत्तरी खंभा वाला मैंने एग्जांपल बताया, ये लगभग शायद 2017-18 में क्वेश्चन आया था या 18 में। इस टाइम एआई तो था नहीं, एआई से ट्रांसलेशन भी नहीं हो रहा था, यानी किसी इंसान ने किया है गूगल ट्रांसलेशन का सहारा लेते हुए। तब इतनी गलतियां हो सकती हैं, तो आज 2026 में कितनी गलतियां नहीं हो सकती हैं एआई के माध्यम से। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ कि आपको टेलीग्राम ग्रुप से इधर उधर बहुत सारी पीडीएफ्स मिलेंगी, बहुत सारे नोट्स मिलेंगे। प्लीज़ आप आंख बंद करके मत पढ़ना स्टार्ट कर देना। मैं बहुत बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट, न जाने किस किस नाम से उनकी मैगजीन निकलती रहती है,
प्रीलिम्स के पहले, मेंस के पहले, भाई साहब बहुत गलत ट्रांसलेशन होता है, बहुत ही ज़्यादा गलत। और आप उस गलत ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं, फिर इसके बाद ना आप भावना, मूल कंटेंट की भावना समझ पाते हैं, ना उसका कॉन्सेप्ट समझ पाते हैं। खैर, हम अपने लास्ट टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। तो ये अनुनय यानी परसुएशन। परसुएशन क्या है कि आप इसको ऐसे मानो कि आपका बड़ा भाई है, वो बहुत सिगरेट पी रहा है, ठीक है, और आपको उसकी सिगरेट की आदत छुड़वानी है। अब उसकी सिगरेट की आदत छुड़वानी है तो आपने उसको एक मैसेज सुनाया, जो कि मैसेज है किसी भी बड़े रोल मॉडल का, मान लो आचार्य प्रशांत, इस टाइम पर काफ़ी अच्छा बोलते हैं वो, ठीक है। आचार्य प्रशांत का स्मोकिंग के लिए आपने उनका एक मैसेज सुनाया। मैसेज जो था वो बहुत सिंपल और सरल भाषा में था। भाई के सामने आपने वो मैसेज रखा, और भाई आपका है फेसबुक बहुत यूज़ करता है या इंस्टाग्राम बहुत यूज़ करता है, आपने इसके थ्रू शेयर किया। मतलब ये जो 4 पैरामीटर्स मैंने आपको बताए, इन 4 पैरामीटर्स के माध्यम से आप कोशिश कर रहे हो कि उसकी वो सिगरेट की आदत छूट जाए। कोई एक समाज में महिलाओं को लेकर या निम्न जाति को लेकर बहुत गलत अवधारणा है। इस अवधारणा को तोड़ने के लिए, इस अवधारणा को बदलने के लिए आप किसी रोल मॉडल के थ्रू कोई मैसेज, सिंपल भाषा में वो मैसेज, और डिजिटल रूप में फेसबुक और इंस्टाग्राम या जो भी है न्यूज़पेपर, उसके माध्यम से आप उस समाज में फैला रहे हैं। तो बेसिकली आप क्या करना चाह रहे हैं? आप समाज की गलत या व्यक्ति की गलत या किसी समुदाय की गलत भावना को चेंज करना चाह रहे हैं, बदलना चाह रहे हैं, और इसी बदलने की क्रिया को परसुएशन कहते हैं। अब चीज़ें आपके लिए समझना आसान होगा। हेडिंग डेफिनेशन पढ़ते हैं। अनुनय वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या समूह की अभिवृत्ति, विचार और व्यवहार में बिना बल या दंड या दबाव के तर्क, संवाद, भावनात्मक अपील द्वारा स्वैच्छिक परिवर्तन लाना है। मतलब इसमें जो मुख्य चीज़ें ये हैं कि अभिवृत्ति में परिवर्तन है, उसके विचारों में और व्यवहारों में। मतलब आपको बड़े भाई के बारे में को ये नहीं बताना है कि स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ या टू हेल्थ, मतलब ये नहीं बताना है कि ये स्मोकिंग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि स्मोकिंग के लिए उसका जो नज़रिया है वो भी बदलना है। और जाके जो चुप चुप के गली चौराहे में या किसी खोपचे में जाके वो सिगरेट पी रहा है, तो उसके व्यवहार में भी परिवर्तन लाना है। और इस परिवर्तन के लिए आपको उसको मारना नहीं है, पीटना नहीं है, उस पर कोई दबाव नहीं बनाना है, आपको बस लॉजिक देने हैं। मुकेश वाला उदाहरण आप दे सकते हैं। मूवी स्टार्ट होने से पहले मुकेश अपनी आप बीती बताता है, आप उसके साथ संवाद स्थापित कर सकते हैं, कम्युनिकेशन, आप उससे भावनात्मक अपील कर सकते हैं। तो ये कुछ मेन पॉइंट है जब हम परसुएशन की बात करते हैं, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान में रखना है। अब बात आता है कि परसुएट हम किसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक तो ये 4 प्रमुख चीज़ें हैं। एक तो ये होता है, या अरस्तु का एक ट्राइंगल है, यानी त्रिकोणीय नियम है। तो आप एग्जाम पेपर में इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, दोनों में ही बराबर नंबर मिलेंगे। दोनों को समझ लेते हैं। तो पहला 4 पॉइंट्स वाला, इसको समझते हैं, ठीक है। फिर आते हैं इसमें की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है सोर्स। मतलब सोर्स जो किसी संदेश को दे रहा है। अब मान के चलिए, ठीक है, पोलियो का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब वो पोलियो के एग्जांपल, मतलब पोलियो पिलाने के लिए आपके क्षेत्रीय नेता कोई एमएलए है, उसने बोला, और इसी एग्जांपल को आपके अमिताभ बच्चन ने बोला, तो कौन सी अपील समाज पर ज़्यादा प्रभाव डालेगी? जाहिर सी बात है अमिताभ बच्चन, सब जान रहे हैं, समाज के ज़्यादा वर्गों तक प्रभाव डालेगी। अगर ये विधायक राष्ट्रीय मंच पर आके, मतलब मान लो दूरदर्शन या संसद टीवी नाम हो गया, संसद टीवी पर आके ये अपील कर रहा है, और यहीं अमिताभ बच्चन अपील कर रहे हैं, तो किसकी लोग ज़्यादा बात सुनेंगे? जाहिर सी बात है अमिताभ बच्चन की ज़्यादा सुनेंगे। तो आपका सोर्स जो है, संप्रेषक जो है, उस पर कितनी विश्वसनीयता, ईमानदारी है। तो जब आप किसी को परसुएट करने जा रहे हैं, किसी की भावना में परिवर्तन लाने जा रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट और पहली जो चीज़ है वो होती है स्रोत, सोर्स। अगर सोर्स, जितना ज़्यादा सोर्स पर ट्रस्ट है, परसुएट उतना ही ज़्यादा इंसान होगा, उतनी ही ज़्यादा जल्दी परसुएशन होगा।
देन मैसेज, मैसेज स्पष्ट होना चाहिए, सरल होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि मैसेज कई तरीके से दिया जा सकता है। अब मैं अपना जैसे एग्जांपल बताऊं, मैं हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड के किसी रोड में था, गाड़ी से गया था, और गाड़ी में नो डाउट बहुत तीव्र मोड़ थे, मतलब एकदम घुमावदार मोड़ थे, और वहाँ की रोडों में लिखा था कि इस मोड़ पे 20 लोग मर चुके हैं, ठीक है। यानी जो संदेश था वो संदेश ये नहीं दिया गया कि आप स्लो ड्राइविंग करो, संदेश ये नहीं दिया गया कि आप सीट बेल्ट लगा के बैठो, संदेश ये नहीं दिया गया है कि आप डिपर हॉर्न का यूज़ करो ना, बस सिंपल सी लाइन लिखी थी कि इस मोड़ पे 20 लोग मर चुके हैं, ओके। अब दूसरा इसमें एग्जांपल मान के चलो कि एक कोई फादर है, मतलब कोई भी घर का पिता है, और वो जब भी जाता है तो हेलमेट लगा के नहीं जाता है। तो उसकी बेटी एक दिन बोलती है कि पापा आप हेलमेट पहनकर निकला करो, क्योंकि मुझे ना घर पे आपका इंतजार रहता है, ठीक है। तो बेटी ने ये नहीं बोला कि पापा हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाना जरूरी है, ये नहीं बोला है, उसने सिर्फ एक भावनात्मक अपील की है। तो इसमें जो दूसरा महत्वपूर्ण कंपोनेंट है वो है संदेश, कि संदेश किस तरीके से दिया गया और कितना तार्किक है और उसका लोगों पर इम्पैक्ट कितना हो रहा है। फिर ऑडियंस, ठीक है, कि ऑडियंस कैसी है, ठीक है। तो अनुनय की सफलता श्रोताओं की पृष्ठभूमि, शिक्षा, मूल्यों की अपेक्षाओं पर निर्भर करती है। मान के चलिए कि आप उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले में बलिया, मान के चलो बलिया में जाके आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रति लोगों को अवेयर कर रहे हो, लेकिन बलिया के किसी गांव में जाके आप इंग्लिश में जाके उनको बोल रहे हो, इंग्लिश में अपना कैंपेन चला रहे हो। उस गांव में अब जाहिर सी बात है कि उस गांव में अगर 500 लोग रह रहे हैं तो मुश्किल से 10 लोग या 5 लोग या हो सकता है 3 ही लोग इंग्लिश समझ रहे हो, और इंग्लिश उस तरीके की शशि थरूर वाली, ठीक है। तो अगर 3 लोग ही सिर्फ इंग्लिश समझ रहे हैं तो आपका फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन का कोई फायदा नहीं है ना। या मान के चलो कि जनजाति समुदाय के बीच में आप जो हमेशा, या बिश्नोई समाज हो गया राजस्थान का, अब जो हमेशा इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करता है, आप उससे जाके बोलो कि पर्यावरण का संरक्षण करो, तो उस मैसेज का कोई फायदा नहीं है। कि जो उनकी संस्कृति का हिस्सा है आप उसको वो क्यों बता रहे हो। हाँ, आप जनजाति समुदाय को शिक्षित होने के लिए, रोजगार के लिए आप परसुएट कर सकते हो। तो डिपेंड करता है कि ऑडियंस क्या है। तो मतलब पहला सोर्स, दूसरा मैसेज, और तीसरा ऑडियंस, और चौथा इंपॉर्टेंट जो है संचार का माध्यम क्या है। अब संचार का माध्यम, जैसे मान के चलो कि आज सभी लोग OTT प्लेटफॉर्म पे है, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, मतलब प्राइम और न जाने क्या क्या, जियो हॉटस्टार वगैरह देख रहे हैं, ठीक है। अधिकांश लोग इंस्टा पर भी हैं, फेसबुक पर अब लोग कम रहते हैं। फेसबुक मतलब नई जनरेशन तो शायद नहीं रहती, पुरानों को मुझे नहीं पता है रहते हैं कि नहीं। फेसबुक हो गया। अब लोग आजकल ये माध्यम है संचार का, और आप जा रहे हैं संसद टीवी पर, या पुराना नाम दूरदर्शन जिसका होता था, इस पर जा रहे हैं। सॉरी, दूरदर्शन नहीं, लोकसभा राज्यसभा करके रहता था, ठीक है। तो अभी फिलहाल संसद टीवी मान के चलिए, या दूरदर्शन मान के चलिए, दूरदर्शन तो शायद अभी भी चल रहा है। तो दूरदर्शन पे आपने जाके कोई मैसेज को डिलीवर किया, ठीक है। तो आप चैनल कौन सा यूज कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर जनजाति समुदाय में जा रहे हैं और वहां जाकर आप कोई मैसेज OTT प्लेटफॉर्म में दे रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो किसी जंगल में रहने वाला समुदाय, जहाँ ना इंटरनेट आ रहा है और ना लोगों ने प्राइम का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, वो OTT में कैसे संदेश आपका देख लेंगे। और एक ऐसी जनता, गुरुग्राम या बेंगलोर में रहने वाली जनता, उसको आप दूरदर्शन में दे रहे हैं मैसेज, तो वो भी नहीं समझ पाएगी। तो जैसा देश वैसा भेष वाली चीज़ है कि यहाँ पर आपका माध्यम भी उचित होना चाहिए। तो ये 4 मेन फैक्टर थे परसुएट करने के। तो ये 4 फैक्टर आपको याद रखने हैं, बहुत डिटेल में मैंने और एग्जांपल्स के साथ बताए हैं। अरस्तु का भी इसी प्रकार का एक है। अरस्तु ने 3 नियम दिए थे, एथोस, पैथोस, लैगोस। सेम चीज़ इसमें भी है, बस कहने का तरीका अलग है। मतलब सेम सब्जी दूसरे किसी बर्तन में परोसी गई है, ठीक है। मान के चलिए कि एथोस में क्या होता है कि जब श्रोता का चरित्र और शाख बहुत उम्दा हो, ठीक है। मान के चलिए कि आप जब फ्रीडम स्ट्रगल का टाइम था, स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम था, महात्मा गांधी ने उस दिन बोला कि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना है, तो सबने किया। मतलब बापू ने बोला है करने का तो करने का,
ठीक है, तो सबने किया विदेशी। तो एथोस मतलब वक्ता के चरित्र और साख पर निर्भर करता है कि वो चरित्र कैसा, साख कैसा, विश्वसनीयता कैसी है। देन दूसरा अरस्तु ने जो दिया था वो पैथोस। पैथोस का क्या मतलब है कि मनुष्य केवल तार्किक प्राणी नहीं है, वो भावनाओं का पुंज है। पैथोस मतलब भावना द्वारा अपील की जाए। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे मान के चलिए कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, आपके सामने आईपीसीसी की रिपोर्ट्स आती हैं, जर्मन वॉच की रिपोर्ट्स आती हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं जिसमें सब में लिखा होता है इतने ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, सब ठीक है। आप उतना भावुक नहीं होंगे इन रिपोर्ट्स को देखकर, लेकिन इंस्टाग्राम पर आपके सामने एक वीडियो आती है, एक पेड़ है, पेड़ से एक चिड़िया, मान लो गौरैया, गौरैया है, और ये गौरैया को पानी नहीं मिला, टेम्परेचर है 44 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर है, पानी नहीं मिलता है, गर्मी बहुत हो रही है, प्यास लगी इस चिड़िया को, और ये चिड़िया पेड़ से नीचे गिर जाती है। ठीक है, कहाँ गिरती है? सड़क पे। सड़क क्या है? एकदम काली डामर रोड है या कंक्रीट का रोड है, और इस सड़क पर पास से बहुत सारे वाहन निकल रहे हैं। वाहनों की गर्मी, सड़क की गर्मी, सड़क का जो टेम्परेचर है वो 55 डिग्री सेल्सियस है, और ये गौरैया यहाँ तड़प रही है। ये वीडियो है 10 सेकेंड का, और इस 10 सेकेंड के वीडियो को दिखाने के बाद में लिखा जाता है क्लाइमेट चेंज का असर या जलवायु परिवर्तन का असर। तो आप किस पर, मतलब आप इन दोनों चीज़ों में से आप क्या आईपीसीसी की रिपोर्ट को देखकर ज़्यादा भावुक हुए या इस गौरैया के दृष्टांत को देखकर ज़्यादा भावुक हुए? जाहिर सी बात है सेकेंड वाला। तो मतलब जो अपील की जानी चाहिए अनुनय या परसुएशन के लिए, तो अरस्तु जी बोलते हैं उसमें पैथोस सेकेंड महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं, यानी भावनात्मक स्तर पर अपील होनी चाहिए, करुणा के स्तर पर अपील होनी चाहिए। एंड थर्ड लेगोस, लोगोस, मतलब जो अपील हो वो तर्कों पर भी आधारित हो। भावनात्मक एंगल तो है ही है, तर्कों पर भी आधारित हो। मान लो जैसे कि जब नीति निर्माता या वैज्ञानिक बजट सत्र में ये सिद्ध करने का प्रयास करें कि कैसे, मतलब अगर हम कोयले की जगह सौर ऊर्जा का प्रयोग करें तो 10 वर्षों में इतने रुपए की बचत होगी। ठीक है, तो मतलब यहाँ आंकड़े और तथ्य भी आधारित होने चाहिए। तो इस टाइप की चीज़ें अरस्तु जी ने बोली थी। तो ये दो मेन कंपोनेंट्स हो गए कि अनुनय का प्रयोग करके आप किस तरीके से लोगों के बिहेवियर, लोगों के बर्ताव, लोगों के विचार और अभिवृत्ति में परिवर्तन कर सकते हैं। अब अनुनय के कार्य क्या है, मतलब क्या काम है परसुएशन के? तो परसुएशन के जो काम है, जो फंक्शंस हैं, दरअसल वही महत्व है। ठीक है, और यही महत्व आपके पीवाईक्यूज में मिलेंगे, थोड़ी देर बाद देखते हैं। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या हमने देखा, किसी समाज की सामाजिक मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना है। अब परिवर्तन लाना है तो उसके लिए अनुनय यूज करना है, और वही अनुनय काम हो जाएंगे। तो जितनी भी सामाजिक घटनाएं हैं, सामाजिक बुराइयां, राजनीतिक बुराइयां, पर्यावरणीय बुराइयां, वहाँ आप परसुएट करने की कोशिश करो लोगों को, और वो बुराइयां खत्म करने का प्रयास करो। तो सबसे पहले कि कठोर अभिवृत्ति को कमजोर करना। मान के चलिए कि किसी समाज में अगर हिंदू फोबिया है या इस्लामोफोबिया है, हिंदू फोबिया या इस्लामोफोबिया का सीधा मतलब कि इस्लाम के प्रति नफरत की भावना या डर की भावना, और हिंदू के प्रति नफरत और डर की भावना। अब किसी समाज में अगर इस्लामोफोबिया है, आप यहाँ सिंपल सा APJ अब्दुल कलाम या वीर अब्दुल हमीद का एग्जाम्पल आप रखो, उनके बारे में आप चीज़ें बताओ, तो जाहिर सी बात है कि इस्लाम के प्रति जो इस्लामोफोबिया है उसमें थोड़ी कमी आएगी। और इसी चीज़ को नेल्सन मंडेला ने बोला है, कोई व्यक्ति किसी से घृणा करना लेकर पैदा नहीं होता है। यानी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बताया कि आपका अगर जन्म 1898 में हुआ है, सॉरी 1998 में, तो आपको 1997 में ये तो नहीं पता था ना कि आप हिंदू घर में पैदा होंगे, मुस्लिम घर में पैदा होंगे। लेकिन आज 2026 में आप मुस्लिम या हिंदू से घृणा कर रहे हैं। आप घृणा लेकर पैदा तो नहीं हुए थे, और ना ही पैदा होने से पहले पता था कि आप किस घर में पैदा होने वाले हैं। तो जब किसी इंसान को घृणा सिखाई जाती है, यानी जब 1998 पैदा हुए और 26 साल यानी 28 साल की उम्र में समाज ने आपको घृणा करना सिखाया है, ना कि आप घृणित पैदा हुए थे। तो जब आपको घृणा करना सिखाया जा सकता है तो आपको प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। तो नेल्सन मंडेला बोलते हैं, कोई व्यक्ति किसी से घृणा करना लेकर पैदा नहीं होता है। यदि वह घृणा करना सीख सकता है तो वह प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है उससे। तो यही बेसिकली बात है। फिर अनुनय फंक्शन का दूसरा काम क्या है कि नैतिक प्रानुकूलन यानी मोरल कंडीशनिंग। तो नागरिकों में नैतिक मूल्यों, उत्तरदायित्व, सामाजिक कर्तव्यों के प्रति सकारात्मक व्यवहार लाना। ठीक है,
नैतिक मोरल कंडीशनिंग का क्या होता है, सिंपल से जैसे आप मान के चलो रेलवे स्टेशन है या सार्वजनिक स्थल है, बस स्टैंड है, और वहाँ घोषणा होती है कि यह देश और यह रेलवे स्टेशन आपकी संपत्ति है, इसे साफ रखने में आपकी राष्ट्रभक्ति है। तो ये सिंपल सा मैसेज था जो कि आपके दिमाग में डाला गया। कहीं ना कहीं 0.001% भी अगर आपको लगा कि रेलवे हमारी संपत्ति है और आपने रक्षा करने का या आपने उसको साफ करने का प्रण लिया, और आपने जो चिप्स का पैकेट था वो प्लेटफॉर्म में ही न डालने के बजाय आपने उसको पॉकेट में रख लिया कि आगे कहीं डस्टबिन मिलेगा तो उसको मैं फेंक दूंगा। तो मोरल कंडीशनिंग के काम में अनुनय काम आता है। ठीक है, तो अब सीधा से स्वामी विवेकानंद बोलते हैं एक समाज की शक्ति उसके कानूनों में नहीं बल्कि उसके लोगों के नैतिक मूल्यों में निहित होती है, और नैतिक मूल्य अनुनय से बढ़ाए जा सकते हैं। फिर प्रतिरोध को कम करना, संवाद और विश्वास के माध्यम से लोगों के विरोध और भय को कम किया जा सकता है। ठीक है, मान के चलिए कि एक डीएम है और डीएम ग्रामीणों के बीच में जमीन में बैठकर उनसे सीधे बात करता है और उन्हें समझाता है कि भाई आप अपने बच्चों को स्कूल के लिए भेजो, स्कूल में भेजो, और उन्हें ताकि उनको आगे उनके लिए रोजगार के अवसर मिल सके। ठीक है, अब ये डीएम जाके गांव में जमीन में बैठ के सिंपल भाषा में उसने अपना मैसेज दिया, जो कि लोग गांव से थे। ठीक है, लोग गांव से थे, तो उसने गांव की ही लैंग्वेज को, मान लो भोजपुरी या अवधी या कन्नौजी, जिस तरीके के लोग थे उसने उस तरीके की लैंग्वेज यूज़ की और अपना सिंपल भाषा में मैसेज दिया। तो रेजिस्टेंस कम करने पर अनुनय काम आता है। और यही काम होता है कि जब आप लाठी, कहीं आंदोलन हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, ग्रामीण कुछ इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, तो वहाँ सवाल बनता है कि डीएम या एसडीएम इस चीज़ को कैसे हैंडल करेगा। और यही सवाल आपके इंटरव्यू में आते हैं। इंटरव्यू में भी यही पूछा जाता है। मेरे से भी अभी 2024 के इंटरव्यू में यही पूछा गया था कि बिजली खंभा है और गांव के लोग हैं, बिजली नहीं आ रही है जिसकी वजह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप क्या करेंगे। तो यही एथिक्स वाली एग्जांपल देंगे कि हम उन्हें परसुएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पुलिस बल को वहाँ रखेंगे और भी तमाम चीज़ें हैं। जैसे जैसे सब्जेक्ट पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो इसी संदर्भ में महात्मा गांधी बोलते हैं कि बल से प्राप्त विजय क्षणिक होती है, हृदय परिवर्तन से प्राप्त विजय स्थायी होती है। यानी अगर ये डीएम चाहता तो 4 पुलिस वालों को खड़ा करता और सभी गांव वालों को बोलता कि जो जिसका बच्चा नहीं जा रहा है स्कूल उसके बाप को मारो। जाहिर सी बात है सारे बच्चे जाते स्कूल, लेकिन कब तक, जब तक वो 4 पुलिस वाले वहाँ खड़े रहते। जिस दिन वो पुलिस वाले खड़े नहीं रहते तो वो बच्चे स्कूल जाना बंद कर देते। तो ये इसी संदर्भ में महात्मा गांधी कोटेशन आप याद रखना। फिर अनुनय से आप किसी के एटीट्यूड में चेंज ला सकते हैं। ठीक है, अब मान के चलिए कि जैसे सरकार द्वारा गिव इट अप एक वो कैंपेन चलाया गया था। ठीक है, जिसमें क्या था कि एलपीजी की सब्सिडी छोड़ना है। ये कैंपेन काफ़ी सही साबित हुआ। फिर सकारात्मक अभिवृत्ति को सुदृढ़ करना। ठीक है, जो व्यक्ति किसी पहले से किसी अच्छे कार्य के पक्षधर में उन्होंने उनकी प्रतिबद्धता और सहभागिता को और मजबूत कर देती है। मान के चलो कि स्वच्छ भारत अभियान, अब इतने साल हो चुके हैं स्वच्छ भारत अभियान के, कम से कम लोगों में इतना सिविक सेंस तो आ चुका है कि अब थोड़े बहुत, मतलब 100 में से 10 लोग या 20 लोगों में सिविक सेंस आ चुका है कि वो अनावश्यक रोडों पे कूड़ा नहीं फेंक रहे हैं। हालांकि 80 लोग अभी फेंक रहे हैं। तो लेकिन अगर इन 10 लोग या 20 लोग भी स्वच्छ भारत अभियान को लेकर सकारात्मक अभिवृत्ति है, तो अनुनय और उस अभिवृत्ति को मजबूत कर सकता है, ताकि ऐसा ना हो कि ये बच्चे हुए 80 लोग जो कूड़ा हर जगह फेंक रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये 20 लोग भी 80 के लोगों की तरह हो जाएं। तो अनुनय इनकी अभिवृत्ति को और स्ट्रॉन्ग कर सकता है। इसी संदर्भ में जॉन सी मैक्सवेल बोलते हैं कि प्रतिदिन दोहराए जाने वाली छोटी छोटी आदतें अनुशासन समय के साथ बड़ी उपलब्धियों में बदल जाते हैं। तो अब बात आती है, अगर इसमें निष्कर्ष लिखना हो तो अनुनय लोकतंत्र शासन की सबसे प्रभावी साधन है, क्योंकि यह भय और दंड के बजाय विश्वास, तर्क और संवेदना के माध्यम से स्थायी व्यवहार परिवर्तित करता है। ठीक, अब प्रश्न आते हैं कि डिजिटल इरा है ये, तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि अनुनय की जो विधियां हैं वो भी बदल चुकी हैं। तो अब क्या है अनुनय की विधियां, अब क्या है परसुएट करने की चीज़ें, तो अब क्या है कि अब किस तरीके से परसुएशन किया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप डीएम हैं, चूँकि अब लोग बदल चुके हैं, जेनजी का भी जनरेशन अब जाने वाला है। ठीक है, जेनजी हैं अभी कुछ दिन के लिए हैं, ये भी एक दिन बाद इनका भी जनरेशन ख़त्म हो जाएगा, मतलब दूसरा जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जेनजी के जाने के बाद में उस जो नई जनरेशन है उसके साथ अगर डीएम एसडीएम को मिलकर काम करना है
तो वो कौन से परसुएशन के मॉडर्न प्रिंसिपल्स होने चाहिए, या कंपनीज वर्तमान में कौन से मॉडल परसुएशन की चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं, या कुल मिला के सीधे सरल शब्दों में बोला जाए तो आज के एआई और बिग डेटा एनालिसिस के युग में परसुएशन की कौन सी विधियां यूज़ की जा रही हैं। तो वो हमें नई विधियां पता होना चाहिए। नई विधियां जब हमें पता होंगी तो उन नई विधियों का हम कोई आंसर सीट में मेंशन कर पाएंगे, और एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ ठीक है, मतलब ये पुराना कोई रटन तो तोता नहीं है जिसने 2010 के नोट्स पढ़े थे और अब आके 2028 या 27 या 26 में मेंस लिख रहा है। ठीक है, तो नई विधियां भी वर्तमान में क्या है, तो रेसिप्रोसिटी आज वर्तमान में पारस्परिकता, मतलब पहले क्या होता है, कोई व्यक्ति या संस्था पहले सहायता करती है तो लोग सहयोग और सकारात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अनुनय दो सेंस में हो सकता है, पॉजिटिव सेंस में और नेगेटिव सेंस में। तो इन नई विधियों का भी प्रयोग दोनों सेंस में हो रहा है। पहले पॉजिटिव सेंस में देखते हैं। मान के चलिए कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कोई एक डीएम जाता है या कोई एसपी होता है, ठीक है, अब इनको शांति वहाँ स्थापित करनी है, तो वो जाके पुलिस बल का प्रयोग करके वहाँ शांति स्थापित कर सकते हैं, या तो फिर वहाँ शिक्षा, खेल के मैदान, कौशल केंद्र शुरू करें, लोगों से भावनात्मक अपील करें, तब वहाँ शांति स्थापित कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कोई व्यक्ति या संस्था पहले सहायता करती है तो लोग सहयोग और सकारात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित होते हैं। तो यानी डीएम और एसपी ने जो काम किया उससे लोग इन्फ्लुएंस हुए और प्रेरित हुए कि हम इसे सहायता करेंगे। और इसी संदर्भ में महारानी अहिल्याबाई होलकर का ये कथन है कि प्रजा से सम्मान और सहयोग मांगने से पहले शासक को अपनी प्रजा की बुनियादी चिंताओं को दूर करने पर अपनी कर्तव्यनिष्ठता सिद्ध करनी चाहिए। तो ये तो पॉजिटिव सेंस में हो गया। नेगेटिव सेंस की बात आती है, तो नेगेटिव सेंस में आपको याद होगा कि जियो का ऑफर आया। जियो ने क्या किया कि फ्री में इंटरनेट देना शुरू किया। ठीक है, फ्री में इंटरनेट दिया, लोगों को आदत पड़ गई। अब 350 या 300, मुझे नहीं पता कितने का रिचार्ज मंथली होता है, अब वो रिचार्ज कर दिया। ठीक है, सेम चीज़ एयरटेल ने किया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, तो ये पारस्परिकता का एक उदाहरण है। तो इसका प्रयोग पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है, नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है। फिर आजकल क्या लोगों को परसुएट किया जाता है, दूसरा एक है अभाव, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब क्या कि सीमित अवसर है, संसाधन लोगों को शीघ्र निर्णय लेने और कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लो किसी सब्सिडी योजना है, मान लो कृषि सोलर पंप वितरण के लिए कोई एक डेडलाइन है, तो इस पर क्या होता है कि लोग बड़ी जल्दी पंजीकरण कराते हैं। तो एक तो ये चलो ठीक है, ये प्रशासन में इसका योग हो गया। इसका नेगेटिव क्या है, नेगेटिव में यही आएगा कि जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, दशहरा आया तो बोलते हैं दशहरा ऑफर ओनली अप्लीकेबल फॉर 100 सीट्स या 1000 सीट्स। फिर दिवाली आई तो दिवाली में लिखते हैं दिवाली ऑफर, सीमित समय के लिए। ठीक है, थोड़े दिन बाद क्रिसमस डे आ जाता है, क्रिसमस डे ऑफर फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड। उसके 7 दिन बाद 6 दिन बाद आ जाता है हैप्पी न्यू ईयर, तो बोलते हैं न्यू ईयर ऑफर ओनली फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड। फिर खिचड़ी का त्यौहार, लोहड़ी का त्यौहार आ जाता है, फिर लिखते हैं कि हैप्पी मकर संक्रांति, लिमिटेड ऑफर फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड। अब लोगों को क्या लगता है कि हाँ, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास बहुत लिमिटेड सीट है और मुझे वहाँ जाकर एडमिशन ले लेना चाहिए। तो इसका प्रयोग मतलब कंपनीज, प्रशासक और भी अलग अलग संस्थान अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। बस हम जो कोशिश कर रहे हैं जानने की कि अनुनय का प्रयोग कहाँ कहाँ किस किस तरीके से हो सकता है नए डिजिटल एरा में। तीसरा सोशल प्रूफ। ठीक है, सोशल प्रूफ में क्या होता है कि लोग अनिश्चित परिस्थितियों में दूसरों के व्यवहार का अनुकरण करते हैं। सोशल प्रूफ का मतलब यही है कि समाज के साथ हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। मान लो हमारा रोल मॉडल है, मतलब कोई भी रोल मॉडल हो गया, रोल मॉडल जो हमारा खा रहा है, पी रहा है, जो कर रहा है, हम वही करते हैं। ठीक है, कई बार आप देखते होंगे कि लोगों के रोल मॉडल अक्षय कुमार है, शाहरुख खान है, अजय देवगन है, और वो विमल पान मसाला का ऐड करते हैं। कई बार लोग उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, विमल खाना शुरू कर देते हैं। हालांकि विमल इलायची का ऐड करते हैं, वो सैरोगेट ऐड है, बट उसका सेंस यही है, वो पान मसाला का ही ऐड है। तो सामाजिक प्रूफ मतलब सोशल प्रूफ क्या है, तो कई लोग रोल मॉडल का अनुपालन करते हैं। अब इसमें क्या है, अगर रोल मॉडल भी इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं तो फिर समाज पर
क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे किस तरीके से लोग परसुएट हो रहे हैं, ये सोचने वाला मुद्दा है। तो कहने का मतलब है कि अक्सर जो गरीब होता है या मिडिल क्लास के लोग हैं, वो अपर क्लास के लोगों का अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसी में गीता में एक लाइन बोली गई है। ठीक है, तो गीता की लाइन क्या है, यद्यता चरित श्रेष्ठ स्ते देव तरोजना। क्या मतलब है इसका, इसमें सीधा सा मतलब यह है कि श्रेष्ठ लोग, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं, अन्य लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। वो जो मानक स्थापित करते हैं, समस्त संसार उनका अनुसरण करता है। तो गीता में ये लाइन लिखी गई है। तो गीता की ये लाइन, भगवत गीता की ये लाइन उस टाइम के हिसाब से तो बहुत सही थी, आज के टाइम पर भी बहुत सही है, लेकिन हमारे रोल मॉडल ही मतलब अलग उनकी हरकतें हैं। तो खैर कुल मिला के सोशल प्रूफ आजकल बड़ा वो एक टॉपिक है कि हमारे इंस्टा में इन्फ्लुएंसर जितने होते हैं, जिनको आप इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, चाहे वो यूट्यूब में हो, फेसबुक में हो, तो उनको लोग अभी आजकल पालन उनका किया जा रहा है। ठीक है, यही रीज़न है कि एक कोई रील्स वायरल होती है और फिर अगले 10 दिन तक वो रील्स आपके दिमाग में रहती है। ज़रूरी नहीं है कि उस रील्स में अच्छी टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया गया है या अब्यूज़ का यूज़ किया गया है। अगर वो उस रील्स में गाली दी गई है तो आपके दिमाग में गाली अगले 10 दिन रहेगी, क्योंकि वर्तमान में श्रेष्ठ लोग वही हैं जिनके 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं या 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। अब फ़र्क नहीं पड़ता है उसमें एल्विस जैसे लोग हैं या कोई और हैं। ठीक है, फिर चौथा, उसको प्रेजेंट किस तरीके से किया गया है। ठीक है, मतलब सीधा से यही है कि मान के चलिए कि एक वैक्सीन का है, कोविड वैक्सीन का। ठीक है, तो अब कोविड वैक्सीन का आप सरकार 2 तरीके से कर सकती थी प्रमोट, कि अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो आपको कोरोना से मर जाएंगे। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा इस तरीके से कर सकती थी कि यह वैक्सीन आपके बूढ़े माता पिता और आपके छोटे बच्चों की जीवन की सुरक्षा की ढाल है। ठीक है, दोनों ही मैसेज अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन जो सेकेंड मैसेज है उसमें आपके माता पिता और आपके बच्चे भी शामिल हो गए, जबकि फर्स्ट मैसेज में सिर्फ आपका नाम शामिल था। तो सूचना को किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है वर्तमान में, यह भी ज़रूरी है। तो आजकल जैसे प्रेजेंट किया जा रहा है वो 3D ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, मोशन ग्राफिक्स, ठीक है, HD इमेज, इन सब का यूज़ करके आपके सामने सूचनाएं प्रेजेंट की जा रही हैं, जिससे कि आप परसुएट हो रहे हैं। तो अब लास्ट में, ये लास्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक में यही है कि जनसमूह की अभिवृत्ति परिवर्तन में विश्वासोत्पादक संवाद। अरे यार, सीधा से इसका यही मतलब, चूंकि ये सिलेबस में पूछा गया है इसलिए मैंने लिखा है, खुद से मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये चीज़ की टर्म्स थी, इस वजह से मैंने भी, ये प्रश्न पूछा गया था तो इसलिए मैंने ये लिखा है। इसका सीधा सा मतलब है कि अनुनय का क्या महत्व है, परसुएशन का क्या महत्व है। तो जितनी भी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं वही है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। कि सबसे पहले है कि सामाजिक और व्यवहारिक परिवर्तन रूढ़िवादिता, अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने में सहायक होता है। अम्बेडकर जी ने बोला था कि मन का विकास मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, यानी आपका मन अच्छा होना चाहिए, मन चंगा तो कसौटी में गंगा कहते हैं ना। फिर जन जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसी के लिए नेल्सन मंडेला ने बोला, शिक्षा दुनिया को बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार है। नकारात्मक अभिवृत्ति मतलब आपका सफाई, स्वच्छता, इन सब को लेकर आपका क्या नज़रिया है, पूर्वाग्रह क्या है। ठीक है, तो ये सेम नेल्सन मंडेला जो ऑलरेडी हमने एक बार देख लिया कि इंसान अगर घृणा करना सीख सकता है तो वो प्रेम करना भी सीख सकता है। जन भागीदारी को बढ़ावा, ठीक है, लोकतांत्रिक राजनीतिक अभिवृत्ति, इन सब के संदर्भ में अगर आप लोगों का अनुनय करते हैं तो जन भागीदारी को बढ़ावा मिल सकता है। और जनता की भागीदारी के बिना कोई कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता है। तो स्वतंत्रता आंदोलन, हर स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की ये लाइन रहती थी। ठीक है, संघर्ष और प्रतिरोध में कमी। संघर्ष मतलब आप अनुनय करते हैं तो हमेशा दंगे जो देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम दंगा हो या मराठी बिहारी भाषाई स्तर पर दंगा हो या मराठी और कन्नड़ भाषाई स्तर पर दंगा हो, तो इस टाइप की चीज़ें आप अनुनय के थ्रू बदल सकते हैं। और आप किसी एरिया के प्रशासक हैं तो आप परसुएट करके इस संघर्ष और प्रतिरोध में कमी ला सकते हैं। तो इसी संदर्भ में महात्मा गांधी कथन है, हृदय परिवर्तन बल से नहीं बल्कि संवाद और सत्य से होता है। लोकतांत्रिक शासन को आप मजबूत कर सकते हैं। आप DM SDM हैं, अगर लोग के मताधिकार में भागीदारी नहीं है, मतदान में भागीदारी नहीं है, SDM जनता दरबार का आयोजन कर रहा है लेकिन जनता वहाँ पर भी नहीं आ रही है,
तो आप लोकतांत्रिक शासन को सुदृढ़ करने में परसुएट को माध्यम बना सकते हैं। और लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, अब्राहम लिंकन का कथन। नैतिक और उत्तरदायित्व व्यवहार को बढ़ाया जा सकता है और नीति कार्यान्वयन को प्रभावी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि महान नेता आदेश नहीं देते, वो प्रेरित करते हैं। तो महान नेता यहाँ पर हम सब, आप सिविल सेवा में जाने वाले हैं, तो हम ये जो कथन है वो सिविल सर्वेंट के नज़रिए से हमें देखना चाहिए। तो कुल मिला के अगर इसमें एक निष्कर्ष निकलना हो तो अनुनय संवाद का वो सेतु है जो हृदय को जोड़ता है, विश्वास को मजबूत करता है और समाज को सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में अग्रसर करता है। तो अनुनय के संदर्भ में ये हमारी डेफिनेशन हो गई, ये हमारा निष्कर्ष हो गया। अब इस मेन बॉडी में किसी भी तरीके से सवाल आ रहा है, अनुनय की विधियाँ आ रही हैं, अनुनय के तरीके आ रहे हैं, अनुनय का महत्व आ रहा है, आधुनिक अनुनय के तरीके आ रहे हैं, या उसका सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से क्या महत्व है, तो हमने इतने ढेर सारे पॉइंट लिखे हैं कि आप उसको किसी भी तरीके से टैकल कर सकते हो। सोशल, सामाजिक प्रभाव की यहाँ डेफिनेशन है, यहाँ मेन बॉडी के सारे पॉइंट हैं, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ रहा है आप टैकल कर लेंगे, और यहाँ पर आपका निष्कर्ष है। अच्छा, एक ये की टर्म्स था कि नस थ्योरी, कि ये नस थ्योरी रह रही थी हमारी, हमने बोला था कि इसको डिस्कस करेंगे। एक खाली पेज ले लेते हैं, 2 मिनट लगेगा, इसको डिस्कस कर लेते हैं कि नस थ्योरी क्या है। नस थ्योरी और दूसरा क्या था, अनुनय, परसुएशन। तो नस थ्योरी की इसकी जो मेन जो विशेषताएं हैं, उसकी पहली विशेषता है कि इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है। ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं है यहाँ पर, कोई पुरस्कार या कोई दंड नहीं दिया जा रहा है, कोई रिवॉर्ड्स नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है। और तीसरा, आपके पास स्वतंत्रता बनी रहती है। कुल मिला के देखा जाए तो अनुनय में जिन तर्कों का यूज किया जा रहा था, मान के चलो कि कोई मैसेज किसी रोल मॉडल के दिया जाए, इसमें हमने क्या कंपोनेंट्स देखे थे कि कोई एक मैसेज है जो कि रोल मॉडल, अमिताभ बच्चन का नाम लिया था, यहाँ किसी रोल मॉडल के द्वारा मैसेज नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, मान के चलिए कि एक कोई ग्रोसरी स्टोर है, किराने की दुकान है। ठीक है, किराने की दुकान में 2 कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन में जैसे ही दुकान में घुसो सिगरेट के पैकेट सामने रखे हैं। ठीक है, एक दूसरी कंडीशन हो सकती है कि जैसे ही आप घुसे सिगरेट के पैकेट हैं तो, लेकिन ये दुकान के एकदम पीछे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी स्मोकर होगा, वो मान को उसके माँ ने उसको सामान भेजने के लिए, सामान लेने के लिए भेजा है, चूँकि उसने जाते ही सिगरेट्स देखी तो वो बोलेगा सामान तो बाद में लेता रहूँगा, पहले एक फूंक लेता हूँ। दूसरी कंडीशन में क्या है कि सिगरेट्स दुकान के अंदर रखी हुई हैं, उसको सिगरेट्स नहीं दिखे, तो उसके दिमाग में ख्याल नहीं आया। तो हो सकता है कि जब वो सिगरेट देखा है, दिन में 10 सिगरेट पिए और उसको सिगरेट दिख ही नहीं रही है, तो हो सकता है कि वो दिन में 5 या 6 पिए। दूसरा कंडीशन क्या हो सकती है कि कोई एक अनहेल्दी इंसान है जिसको फास्ट फूड खाने की क्रेविंग रहती है, वो एक रेस्टोरेंट गया, रेस्टोरेंट में जाते ही उसको मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर, जो भी XYZ होते हैं उनके सारे ही सामने रखे हैं। एक दूसरी कंडीशन में दुकान में पीछे रखे हैं और यहाँ पर फ्रूट्स रखे हैं, एप्पल, बनाना। ठीक है, अब वो जाएगा खाने के लिए, तो हो सकता है कि वो बोले कि नहीं आज मेरे लिए फ्रूट सैलेड कर दो, लेकिन यहाँ तो सामने यही दिखेगा तो बार बार वो यही लेगा। तो कहने का मतलब सीधा से ये है कि जब नस थ्योरी का प्रयोग किया जाता है तो नस थ्योरी में कोई तार्किक नियम नहीं दिया जाता है। ठीक है, बस सिंपल सा आपके सामने ऑप्शन को इस तरीके से रखा जाता है, इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि आप खुद में खुद बिहेवियर परिवर्तन हो। यहाँ पर अनुनय में क्या था, अमिताभ बच्चन आपको बता रहे थे कि पोलियो पियो, पोलियो के 2 ड्रॉप जिंदगी के। ठीक है, और उसके लिए वो मैसेज का चैनल, उसके लिए क्या चैनल है वो सब यूज़ कर रहे थे। यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि आपके बिहेवियर में परिवर्तन हो। मान के चलो कि आपका ऑपरेशन होने वाला है और किसी डॉक्टर ने आपसे फॉर्म भरवाया, और चूँकि आजकल फॉर्म तो ऑनलाइन भरते हैं तो उसने ऑफलाइन नहीं भरवाया, और इस ऑनलाइन फॉर्म में
बहुत सारी चीज़ें थी, आपका नाम था, आपका मतलब जो भी है महिला पुरुष, वो सारी चीज़ें लिखी थी, ठीक है। देन इसके बाद बहुत सारी डिटेल्स के बाद एक कॉलम आता है कि यदि आप मर जाते हैं तो वुड यू लाइक टू डोनेट योर बॉडी ऑर्गन्स। और यहाँ पर जो कॉलम था, मतलब यहाँ लिखा था वुड यू लाइक टू डोनेट योर बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है, ये चीज़ लिखी थी। और यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट रूप से यहाँ पर एस मतलब हाँ, पहले ही डिफ़ॉल्ट रूप में लिखा था कि हाँ, मतलब ऑल्दो आप इसको इस पर क्लिक करके नीचे जो नो था आप उसको सेलेक्ट कर सकते थे, बट डिफ़ॉल्ट रूप से एस का ऑप्शन था। तो आप क्या करेंगे? आप जाहिर सी बात है कि आपको बहुत जल्दी हो रही है, आलस है, और एक मन में जब ये मैसेज आपके पास आया तो कहीं ना कहीं आपके मन में ख्याल आया कि यार अगर मैं मर जाता हूँ तो मेरे बॉडी ऑर्गन्स तो कम से कम किसी काम आ जाए, और आप उसको यस कर देते हैं, यस रहने ही देते हैं, कर नहीं देते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट में ऐसे ही था। तो जब नच थ्योरी का यूज़ किया जाता है तो दोनों का ही उद्देश्य, नच थ्योरी का भी और अनुनय का ही, दोनों का ही उद्देश्य इंसान के बिहेवियर में, उसके अभिवृत्ति में, उसके विचारों में परिवर्तन लाना है। यहाँ जहाँ अनुनय एक्टिव फॉर्म में होता है, जहाँ कोई श्रोता होता है, मैसेज होता है, मैसेज का चैनल होता है, तो ये पैसिव फॉर्म में होता है। यहाँ कोई श्रोता, चैनल, मैसेज नहीं होता है, बस आपके ऑप्शंस इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि आपको आपके बिहेवियर में परिवर्तन आएगा ही। तो जैसा कि मैंने पहला ऑप्शन कैसे डिज़ाइन हुए, पहला डिफ़ॉल्ट वाला आपको मैंने ऑप्शन बताया, डिफ़ॉल्ट ऑप्शन हो गया। दूसरा विजिबिलिटी, ठीक है, विजिबिलिटी का जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रूट्स का, सिगरेट्स का। तीसरा इसमें सोशल प्रूफ आ जाता है। सोशल प्रूफ का मतलब क्या, जैसे कि इसमें आपसे कुछ बोला नहीं गया, बस सिंपली इतना कह दिया गया कि मान लो आप बिजली का खपत कर रहे हो 400 यूनिट, 500 यूनिट, और आपके मोहल्ले वाले 250 यूनिट बिजली खपत कर रहे हैं, तो वहाँ सिंपल जो आपका बिजली का बिल आएगा उसमें लिख कर आएगा कि आपके पड़ोसियों ने 50% बिजली की खपत कम की है। तो सोशल प्रूफ इसमें एक आ जाता है। तो बेसिकली ये है आपका नस थ्योरी, ठीक है। हालांकि सिलेबस में लिखा नहीं है, लेकिन वर्तमान में ये बहुत प्रचलित हो रही है लोगों का परसुएट करने में। और ये तो खैर सिलेबस में लिखा है तो इसको तो पढ़ना ही है। ये बहुत प्रचलित हो रही है, हो सकता है आयोग इसको कुछ सवाल पूछ ले, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। इस पर आए PYQ अगर थोड़ी सी नज़र मारें, हालांकि मेरा मानना है कि एक बार हम लोग PYQ की अलग से ही क्लास कर लेंगे, तो वो हमारा मुझे लगता है ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ से आपका कितने काफ़ी सवाल आए हैं। ये यहाँ से तीसरा चैप्टर स्टार्ट होता है, तो यानी दूसरा यहाँ से ख़त्म हो रहा है। तो दूसरे में कैसे कैसे सवाल आए, अरे यार ये क्या हो रहा है, दूसरे में कैसे कैसे सवाल आए हैं। तो अभिवृत्तियाँ हमारे अनुभवों का परिणाम होती है। जाहिर सी बात है कि हमने बहुत सीखा है, समाज, परिवार किस तरीके से हमें सिखा रहा है। जन समूह की अभिवृत्ति में परिवर्तन में विश्वास उत्पादक महत्व, सीधा सा मतलब यहाँ पर लिखा है परसुएशन, परसुएसिव कम्युनिकेशन। अब यही है, हिंदी में ट्रांसलेशन पता नहीं कहाँ कहाँ से आता है। अभी तक अनुनय कभी सहमति पैदा करना लिख देते हैं, कभी अनुनय लिख देते हैं, कभी विश्वासोत्पादक संवाद लिख देते हैं, लेकिन इंग्लिश में हमेशा परसुएशन वर्ड ही यूज़ होता है। तो ये थोड़ा सा हिंदी में माध्यम के सामने दिक्कत है। अब एटीट्यूड, ओपिनियन में हमने अंतर समझ लिया था, अभिवृत्ति और मूल्यों में अंतर समझ लिया था हमने, अभिवृत्ति के प्रकार यानी फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, तो ये सारे हमने फंक्शंस देखे थे। यहाँ पर जो नॉलेज फंक्शन है, उपयोगिता वाला फंक्शन है, ईगो डिफेंसिव फंक्शंस है, ये सारे हमने नोट्स में कवर किए हैं। सामाजिक समस्याओं के प्रति व्यक्ति के अभिवृत्ति के निर्माण में कौन से कारक प्रभाव डालते हैं, ये हमने डिस्कस किया है कि परिवार, शिक्षा, व्यक्तिगत अनुभव, सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताएं, प्रेशर, पीयर प्रेशर, मीडिया, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, ठीक है। महिलाओं के प्रति उत्पीड़न बढ़ रहे हैं। अब ऐसी समस्याओं के निपटने के लिए कुछ नवाचारी उपाय बताएं। कुछ नवाचारी उपाय नहीं है, जो अनुनय है, अनुनय के जो लेटेस्ट मेथड्स बताए हैं उन्हीं को आपको महिलाओं के एंगल से जोड़ के लिखना है, ठीक है। देन इसके बाद अनुनय के गुण, अब यहाँ पर अनुनय वर्ड यूज़ किया है, थोड़ी देर पहले विश्वासोत्पादक वर्ड यूज़ किया था, सिलेबस में सहमति पैदा करना हुआ लिखा है। तो परसुएशन के गुण और अवगुण, ठीक है। तो मैंने दोनों चीज़ें आपको बताई हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हर पॉइंट का पॉजिटिव बताया, हर पॉइंट का नेगेटिव बताया है विद एग्जांपल्स। तो जाहिर सी बात है आप बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे। लोकतांत्रिक अभिवृत्तियां और अधिकारी तंत्रीय अभिवृत्तियां 2019 का क्वेश्चन है, ये भी हमने देखा है। हमने बल्कि कई प्रकार की अभिवृत्तियां देखी हैं और आपको भी ये काम दिया है कि कुछ और अभिवृत्तियों पर आपको काम करना है।
नैतिक मूल्यों के सुदृढ़ीकरण करके क्या प्रक्रिया है, डिस्कस हो चुका है। मनोवृत्ति, अभी तक अभिवृत्ति लिखा था, यहाँ मनोवृत्ति लिखा है। इसके परिवर्तन पर अब यहाँ पर अगेन विश्वास, उत्पादक संचार, परसुएशन। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन देखिए आपके रिपीट हो रहे हैं, सेम क्वेश्चन सेम थीम्स आ रही हैं, और उसके लिए जो मैंने आपको दूसरे चैप्टर का 10 पेज का कंटेंट दिया है वो सफिशिएंट है। आपको उसके लिए 50-60 पेज का नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगेन मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, क्या नया इसमें, सेम क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चन कौन सा है, तो मतलब सेम ही क्वेश्चन है। मानव के नैतिक और राजनीतिक अभिवृत्ति से आप क्या समझते हैं, हमने शायद यहीं से शुरुआत ही की थी क्लास की, तो ये भी आपका हो रहा है। मनोवृत्ति की परिभाषा, तो अब इसमें क्या है, अब आपका काम क्या हो सकता है कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोग देखिए, इसमें लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है, और PYQ का अभ्यास कीजिए। लिमिटेड सोर्स, लिमिटेड डेटा, लिमिटेड पढ़ाई अपने सामने रखिए, लिमिटेड कंटेंट रखिए जिसको आप बार बार रिवाइज कर सकें, बार बार पढ़ सकें। मैं अगेन बोल रहा हूँ, एथिक्स कंटेंट का विषय नहीं है, एथिक्स समझने का, सोचने का, ब्रेन स्टॉर्मिंग करने का विषय है। आपका दिमाग जितना खुला होगा आप उतना ज़्यादा यहाँ पर अच्छे से काम कर सकते हैं, ठीक है। चीज़ें आपको अच्छी लगी हों, चीज़ें समझ में आई हों तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स भी करिएगा, जिससे कि मुझे आगे को मोटिवेशन मिले और मैं इस तरीके से और मेहनत करके चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट करूं। और इसके अलावा और किस सब्जेक्ट में आप चाहते हैं कि हम शुरू करें, क्योंकि हमारे 2 टॉपिक ख़त्म हो चुके हैं, ये 2 टॉपिक हमारे ख़त्म हो चुके हैं। बच्चे हुए जो 6 टॉपिक हैं, 6 टॉपिक में तो केस स्टडी अपने आप में ही सबसे जुड़ी हुई है, इसमें कुछ नया नहीं है। फिर है भारत और विश्व के नैतिक विचारकों के और दार्शनिकों का योगदान। हम हर सेशन में, हर क्लास में कम से कम 15 से 20 विचारों को हम पढ़ते हैं, और ये विचार नैतिक विचारकों के ही होते हैं, ये मेरे विचार नहीं होते हैं। तो ये टॉपिक भी हो रहा है, ये टॉपिक भी जुड़ा हुआ है सबसे। तो मेन हमारे 4 टॉपिक बचेंगे जो अगली 8 क्लासेस में ख़त्म हो जाएंगे। तो आप बता सकते हैं कि अगला किस सब्जेक्ट पर इस तरीके से आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं, PYQ के साथ, डेटा के साथ, फैक्ट्स के साथ, तो हम उस सब्जेक्ट को शुरू कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए